हाँ, जैसे ये रहता है ना कि उनको नहीं मतलब है कि आप किस में काम कर रहे हो, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर्स निकाल के देने हैं, है ना। तो डायरेक्टली वो डेटाबेस से ही निकाल के देना पड़ता है हमें, है ना। तो या तो डेटाबेस आप किसी लैंग्वेज से कनेक्ट करके मैनिपुलेशंस कर लो, या तो हमें ऑप्शंस मिलता है कि आप क्या करोगे, डेटाबेस में डायरेक्टली क्वेरी रन कर सकते हो। वही काम हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेल पे भी करते हैं। तो ये चीजें रहती है ना कि ऑप्शंस है। लैंग्वेज में आपको ऑप्शंस मिलता है कि आप उन चीजों को ऑटोमेशंस पे डाल सकते हो, कोडिंग पे। लेकिन एसक्यूएल क्वेरी पे ऑटोमेशंस पे नहीं मिल रहा। उसमें क्या रहता है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप किसी भी दूसरे टूल में नहीं जाते। जैसे मुझे क्या करना है, डेटाबेस से ही डेटा निकालना है, उसी में काम करना है और उसी के बेस पे दिखा देना है। तो सिंपली क्या करते हैं, उसके वर्क बेंच में या फिर उसके क्वेरी क्या बोलते हैं, सीएमडी में जाते हो और वहीं से सारा क्वेरी रन कर देते हो। हाँ, तो बेसिकली आप अपने क्या बोलते हैं, स्किल्स में वो चीजें मेंशंस कर दोगे, मुझे ये चीजें भी आती हैं बस। डिटेल में नहीं लिखोगे, जैसे आपको एक्सेल आता था एक्सेल लिख सकते हो सिंपली। देन आपको पावर भी आता तो सिर्फ पावर भी लिख सकते हो, उसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं। उसका रहता है कि जिसमें ओपनिंग निकला है उसमें आपको क्वेश्चंस पूछे, ऐसा रहता है। क्योंकि उसमें ये रहता है, क्योंकि एक्स्ट्रा टूल्स रहता है तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। क्योंकि मान लो एनालिस्ट का काम है, एनालिस्ट में क्या होता है कि आपको हर एक किसी में भी काम कर सकते हो, कि एक्सेल पे भी वही काम कर रहे हैं। तो बेसिकली लो लेवल पे और जल्दी काम करना रहता है तो हम एक्सेल का यूज कर लेते हैं, मुझे जल्दी से रिपोर्ट चाहिए। वो रहता है कंपनी पर डिपेंड, कंपनी के बजट पर डिपेंड करता है। कि अगर उनका बजट टाइट है तो एक ही बंदा से सारा चीज करवाने का ट्राई करेगी। कर देते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा बंदा हायर करती है लो प्राइस पे। अगर नहीं हो पाता है तो फिर क्या करती है वो, कि थोड़ा सा प्राइस हाइक करती है, देन फिर क्या करती है, तीसरे बंदे को हायर करती है, जिसको दोनों आए। क्योंकि थोड़ा सा प्राइस मतलब क्या करेंगे, सैलरी ज्यादा देंगे तो हो सकता है जिसको ज्यादा स्किल्स आती है वो आ जाए, है ना। तो इस तरीके से भी चलता है, मतलब हिट एंड ट्रायल वो भी करते हैं कि काम निकल जाए तो ठीक है। क्योंकि मार्केट में देखोगे, मान लो फ्रेशर्स के लिए ही करते हैं, डेटा एनालिटिक्स जॉब्स, ठीक है। कि मान लो ये क्या है, दिल्ली में ही है। तो इसमें क्या है, इनको मेंशंस इन्होंने क्या है कि इसको डेटा एनालिस्ट चाहिए, लेकिन किस में चाहिए, एसक्यूएल पे ज्यादातर चाहिए, लेकिन अदर्स टूल्स भी चलेगा, है ना। लेकिन प्रिफ किसको दे रहे हैं, डेटा एनालिस्ट यूजिंग एसक्यूएल। तो एसक्यूएल का ज्यादातर यूज करें क्योंकि इनका डेटाबेस में ही सारा डेटा है ना। तो वो उनको पता होना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि उसमें आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस से डेटा निकाल के देन उसमें परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन उसका कोई भी विजुअल्स नहीं क्रिएट कर सकते। तो विजुअल्स क्रिएट करने के लिए या तो आप एक्सेल की हेल्प लोगे, या तो फिर पावर बीआई टैब्लू की हेल्प लोगे। आप सब क्वेरी तक जाओगे, आपका बन जाएगा काम, ठीक है। उसके अलावा क्या रहता है, एडवांस चीजें रहती हैं, जैसे कि आप सिक्योरिटी पर्पज से थोड़ा जैसे जान लेते हो कि क्या यूजर आईडी पासवर्ड किस तरीके से क्रिएट होता है। दूसरा, कि बीच बीच में हम बैकअप कैसे बना सकते हैं। टीसीएल जब आप हाई लेवल पे जाते हो तो टीसीएल होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। उसमें क्या होता है कि आप एक प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करवा रहे हो, और उसमें क्या होता है, क्वेरी के बेस पे होता है। तो उसमें रहता है हमारे पास एसक्यूएल्स के क्वेरी रन करने आने चाहिए, किसी भी तरीके से हो। आपको ज्वाइंस और सब क्वेरी तक का परफॉर्म करना आना चाहिए। अगर ये दो चीज अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो तो आपका कोई भी चीज क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और बेसिक बेसिक्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे वेयर हो गए, ग्रुप बाय हो गए, देन आप ये सारा चीज परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। विंडो फंक्शंस कभी कभी यूज होता है, लेकिन क्या है कि बहुत कम यूज होगा ना। लेकिन हाँ, उसका डेफिनेशन लेवल और उसका यूज केस स्टार्टिंग में इतना पता होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। मतलब वो क्या करते हैं, थ्योरेटिकली पूछ लेते हैं।
एरे हमारा एक कॉन्सेप्ट है। एरे बेसिकली बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स का मीनिंग होता है कि आप क्या करते हो कि जो भी चीजें स्टोर कर रहे हो उसको और कितना एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हो। है ना। कि एक होता है कि ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, स्टोर करके रख दिया, और एक होता है कि अरेंज करके रख दिया। है ना। तो आप जब भी उस डेटा में काम करना चाहते हो तो अगर अरेंज वे में है तो क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी आप रिट्रीव कर सकते हो, जल्दी सर्च कर सकते हो। है ना। तो ये काम यहाँ पे भी करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू। कि अगर आपका डेटा जितना अच्छे तरीके से अरेंज होगा, जितना स्ट्रक्चर्स वे में होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना रिट्रीवल उतना जल्दी कर सकते हैं। रिट्रीवल जल्दी क्यों करना होता है हमें, जैसे मैंने अभी सर्च किया, है ना। अगर मैं सेम प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट में सर्च करूंगा और सेम प्रोडक्ट अमेजोन पे सर्च करूंगा, अगर अमेजोन वाला टाइम लगाएगा सर्च होने में और वही फ्लिपकार्ट वाला तुरंत दिखा देगा, तो ज्यादा चांसेस किसके रहेंगे कन्वर्ट होने के। तो समझ में आया? तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, चीजें फास्ट रखते हैं। आप क्या करते हो कि एक चीज, कोई भी चीज सर्च किया, कि मान लेते हैं हम लोग डेटा हैंडलिंग सर्च कर रहे हैं। ठीक है। इसमें से मान लो कि मैंने इसको भी ओपन किया, इसको भी ओपन किया। ठीक है। अब ये दोनों में क्या हो रहा है, ये ओपन हो रहे हैं। अब दोनों में से जो पहले ओपन होगा, मैं उसको क्या करूंगा, रीड करना स्टार्ट कर दूंगा। ये क्या करेगा, ये अभी तक ओपन नहीं हुआ है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। है ना। तो ये स्पीड क्या होता है कि आपका डेटा किस तरीके से स्टोर है, किस तरीके से चीजें सर्च होकर यहाँ पे आ रही है, उस पर डिपेंड करता है। है ना। तो इसको जितना स्ट्रक्चर्स वे में रखोगे उतना फास्ट ये चीजें क्या होंगी, लोड होगी। है ना, कहीं पे भी रिट्रीव होगा। तो ये होता है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। कि डेटा को आप अपने हिसाब से स्ट्रक्चर्स में रखोगे। कि मान लो आप नॉर्मल एग्जांपल ले लो ना, घर का ही। अगर आपने सामान इधर उधर फेंक के रखा है और दोबारा इसको बोला कि ये चीज ढूंढ के दो, तो टाइम लगेगा। अगर वही चीज आपने क्या किया, रेक वाइज क्या करा, थोड़ा सा अरेंज करके रखा है, तो क्या होगा कि आपको चीजें मिल जाएंगी तुरंत। है ना। तो यही चीज यहाँ पे भी हम लोग करते हैं। ठीक है। तो उसके भी अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, ज्यादातर आपने चार कॉन्सेप्ट देखा होगा कि हमारे पास स्टैक एरे होता है। पहले तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स में होता क्या है। वो होता है जब आप क्या करते हो, आर्किटेक्चर्स और लॉजिक लेवल पे ज्यादातर काम करते हैं, मतलब डेवलपर लेवल पे काम करते हैं। अभी इंटर्नशिप करे ना तो शो कर सकते कोई नहीं, वो सारा चीज भी करवाएंगे यहाँ पे। मैं कर भी सकती हम्म, इंटर्नशिप करती यहाँ का, तो यहाँ का भी देते हैं हम 3 मंथ, 3 मंथ का या 6 मंथ का, 2 मंथ का। हूँ। हाँ, कोई नहीं। वो भी हम लोग पैरेलली सर्च करेंगे ना पूरी तरह। क्या होता है कि आपका डीएसए सुना, बट और जगह पे डीएसए मांगते हैं, सुना है। हम्म, इसका सिंपल मतलब है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ठीक है। डेटा का मतलब आपको पता है, इसमें हर एक वर्ड का अपना मीनिंग है। डेटा, डेटा का सिंपल मीनिंग होता है जो आप क्या करते हो, यूज करते हो डेली लाइफ में। है ना। स्ट्रक्चर्स, जो भी चीजें, स्ट्रक्चर्स मतलब अरेंज किस तरीके से करते हैं। है ना। एल्गोरिथम क्या होता है, पता है। मान लो आप डेली आईटी वेदांत आ रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आने के लिए क्या फॉलो करते हो, तो मुझे आईटी, आपके घर से आईटी वेदांत आना है, क्या करते हो सबसे पहले। मान लो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का ही बता दो। पहले वहां से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस होगा, है ना। वहां से क्या कर सकते हो, या तो ऑटो या तो बस लेते होगे। फिर वहां से अगर मेट्रो लेते होगे तो मेट्रो, देन फिर आप यहाँ पे आते हो ना। ये हो गया पहला वे। ये मान लेते हैं पहला वे। दूसरा वे क्या होगा कि आपके पास खुद का अपना पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन होगा। मान लेते हैं सिंपल, आपके पास क्या होगा, आपकी बाइक होगी, तो सिंपली घर से ही निकलते हो बाइक से डायरेक्ट यहाँ। है ना। तो ये सेकंड वे हो गया यहाँ पे पहुंचने का। और कोई वे हो सकता है, और वॉकिंग डिस्टेंस होगा।
लेकिन आपके घर से वॉकिंग डिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये क्या होगा, वॉकिंग डिस्टेंस के बेस पे भी आ रहे हो। हाँ? और कोई रास्ता हो सकता है यहाँ पे आने का, मतलब और कोई तरीका? तो सोचिए, साइकिल मान लेते हैं ना, बाइक में ही वो चला गया, मतलब या तो पर्सनल होगा, या तो वॉकिंग करोगे, या तो क्या करोगे, अलग अलग चेंज करके आओगे, है ना। तो ये तीन तरीका हो गया कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में, ठीक है। कि आपके घर से मुझे यहाँ पे आना होगा, तो मैं यही चीज फॉलो करूंगी, इनमें से तीनों में से कोई एक चीज फॉलो। तो ये हो गया ना, नहीं ये डायरेक्टली हो गया आपका बाइक का। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा पैदल आए, फिर आपने क्या किया, वहां से ऑटो लिया, फिर वहां से बस लिया, देन मेट्रो लिया, फिर आप। तो ये क्या होगा, लिफ्ट वाला सिस्टम भी तो कर सकते हैं उसको, या तो पैसे दे रहे हो या तो नहीं। तो ये क्या होगा, वो अलग चीज है। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ, अगर उसको मैं पैसा ना दूं, तो भी तो वही बात हो गया, है ना। वो चीज हमें नहीं, हमें सिंपल देखना है कि हम कितने बजे से यहाँ पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। मतलब टाइमिंग सही थी 8 बजे, 8 बजे सही था ना, तभी तो 9 बजे पहुंचोगे। 8 बजे बोल रहे हैं तब 9 बजे आओगे, अगर 9 बजे बोलेंगे तो कितने बजे आओगे? ठीक है, तो टाइम पे आ जाना, अगर 9 बजे रखेंगे तो 9 बजे, 9:15 लास्ट। कोई नहीं, क्लास के लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेंगे टाइम। अब ये बताओ कि अगर आपके घर के पास रहता, मुझे भी आना रहता, तो यही तीनों में से कोई यही नहीं फॉलो करना। ये क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जब सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने, इंस्ट्रक्शंस मतलब कि आने के लिए या तो वॉकिंग से आ सकते हैं, या तो बाइक से, या तो अपने पर्सनल, या तो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन चेंज कर। इसके अलावा अगर कोई और एफिशिएंट वे होगा तो हम वो भी करते हैं ना। लेकिन तरीका क्या है, इनमें से कोई नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, इस एक्सटेंशन होता है, मतलब अगर आपके पास डाई है, पर्सनल डाई है, तो डायरेक्टली डायरेक्टली ए पे स्टार्ट करके बी तक पहुंच सकते हो, है ना। तो उसमें क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, है ना। वॉकिंग आप कर रहे हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन चेंज कर रहे हो तो ना कुछ टाइम लगेगा, है ना। आप इसमें क्या कर रहे हो, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो, है ना। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ रूल्स, इसी चीज को बोलते हैं एल्गोरिथम, ठीक है। कि आप जो भी चीज फॉलो कर रहे हो, उस काम को अगर कोई दूसरा बंदा करना चाहेगा, तो सेम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा तो काम बन जाएगा, है ना। जैसे मैंने बोला कि चाय बनानी है, तो चाय बनाने का क्या प्रोसेस होता है? हम्म, नॉर्मल रेड टी बनाना है, तो जो प्रोसेस आप फॉलो करोगे, अगर मैं वही प्रोसेस फॉलो करता हूँ तो मैं भी चाय बना सकता हूँ, है ना। तो मैंने क्या बोला कि एक रूल हमने डिफाइन कर दिया है, अगर ये रूल कोई फॉलो करेगा तो वो काम वो भी कर सकता है ना। तो इसी चीज को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। हम्म, तो अगर स्टेप आगे पीछे होगा तो क्या होता है, चाय का टेस्ट थोड़ा सा चेंज होता है। तो एल्गोरिदम में यही होता है कि अगर आपने कुछ भी थोड़ा सा आगे पीछे किया है, थोड़ा सा भी चेंजेस किया है, तो आपके रिजल्ट में भी क्या होंगे, चेंजेस होंगे। जैसे यहाँ पे रिजल्ट क्या था, टाइम, कि अगर आप क्या कर रहे हो, खुद की बाइक लेके आ रहे हो तो आधे घंटे में पहुंच रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो 1 घंटे में पहुंच रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, वॉकिंग से आ रहे हो तो 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस होंगे। तो अगर आप एज इट इज रिजल्ट चाहते हो, तो आपको एज इट इज क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैकडी का बर्गर आपको उसी तरीके का बनाना है, तो वो जिस तरीके से प्रोसेस फॉलो करता होगा, वही प्रोसेस आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, सेम टेस्ट का बनेगा। समझ में आया? तो यही हमारा क्या था, एल्गोरिथम बोलता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपल जो इसका मीनिंग है ये दिख रहा है, कि अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, है ना। सिंपल आपको क्या रहता है कि मान लो 80% लाना है, तो 80% लाने का रूल क्या होता है? कि जिस तरीके से 80% लोग ला रहे हैं, आप क्या करते हो कि टॉपर्स का रूल्स फॉलो करते हैं, देखते हो ना, यूट्यूब में तो ज्यादा देखता है, टेक टॉक्स में, कि इस तरीके से फॉलो करो, इस तरीके से नंबर आ जाएंगे, है ना। अगर आप सेम चीज फॉलो करते हो और आपका भी बैकग्राउंड सेम तरीके से रहता है, तो क्या होता है, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, है ना। तो वो चीज क्या रहता है कि आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अगर इस यही प्रॉब्लम किसी ने पहले भी सॉल्व किया है ना, तो उसका भी क्या होगा, कुछ ना कुछ तरीका होगा,
तो वही क्या करते हो, वही तरीका दोबारा अप्लाई करोगे तो क्या होगा, फिर से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यही चीज हमारा क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। ठीक है। तो हम क्यों करते हैं ऐसा, ये मान लो आप क्या कर रहे हो, आप अपना खुद का एक पेटीएम बनाना चाहते हो। तो पेटीएम बनाने के लिए जो जो बेसिक्स चीजें थी, जो जो क्या था, जैसे कि लोडिंग टाइम कितना होगा, एक जगह से ट्रांजेक्शन दूसरे टाइम, एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन के पास जाएगा तो कितना टाइम लेगा, वो उन्होंने क्या किया है, पहले से ऑप्टिमाइज कर लिया। क्यों? क्योंकि वो 10 साल से हैं, और 10 साल से क्या करें, एक ही फील्ड में काम करें। तो उस चीजों को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, है ना। अब मैं क्या करूंगा कि उनसे या तो बाय मनी बाय कर सकता हूँ, या तो वो क्या कर सकता है, फ्री में दे सकता है ना। तो अगर वो फ्री में देता तो हम क्या करेंगे, अपने में अप्लाई करके, देन हमारा क्या होगा, टाइम बच गया और नया स्टार्टअप आ जाता है। तो यही चीज चलता है कि आपने जो प्रोसेस फॉलो किया था, वही प्रोसेस को मैं भी क्या कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, है ना। तो सेम रिजल्ट मुझे भी मिलेगा। जैसे क्या था, इंडिया में तो ऑल ओवर का कॉन्सेप्ट था नहीं, है ना। तो ये कहाँ से आया, बाहर से आया। अब उसी चीज को हमने क्या किया, बिजनेस को कॉपी किया, जैसे रैपिडो, है ना। तो सेम रिजल्ट क्या हो रहा है, वहां पे भी मिल रहा है, वो भी स्टार्टअप क्या कर रहा है, बूम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना था, सेम बिजनेस प्रॉब्लम था और सेम सोल्यूशन दे रहे थे, लेकिन थोड़ा सा हमने क्या ऐड किया, मनी। कि क्या था कि अगर रैपिडो देखोगे थोड़ा सा सस्ता मिलेगा कहीं कहीं, दूसरा कि ये इंडियन स्टार्टअप है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा रिलाई करते हैं। तीसरा क्या हो सकता है कि ये बाइक टैक्सी था ना, पहले नहीं था, तो इन्होंने बाइक का भी स्टार्ट किया था। तो ये क्या हो गया कि उन्होंने सेम चीज फॉलो किया लेकिन थोड़ा सा चेंज किया, ताकि क्या हो, वो मार्केट में थोड़ा सा अलग दिख सके, है ना। तो आप क्या करते हो, अपने आप बिजनेस को डिफरेंशिएट करते हो, या तो सेम काम करते हो लेकिन अलग तरीके से करते हो, है ना। कि मान लो कोई बंदा क्या कर रहा है, मोमोज ही सेल कर रहा है, लेकिन कोई ठेला में सेल कर रहा है, कोई दुकान बना के कर रहा है, कोई ऑनलाइन कर रहा है ना। तीनों का क्या आता है कि सेम वर्क है, सेम काम है, सेल करना मोमोज का, लेकिन तरीका क्या है, अलग अलग, है ना। अब अलग अलग क्यों रखते हैं, ताकि क्या हो, प्रॉफिट ज्यादा हो कम हो, इस तरीके से होता है। तो एल्गोरिदम यही डिसाइड करता है कि जो भी चीज आप काम कर रहे हो वो कितना एफिशिएंट होगा। ठीक है। आपने अगर क्या कर रहे हो, वॉकिंग से आ रहे हो, तो वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। जो ऑनलाइन में क्या होता है, नहीं चाहिए होता है ना। दूसरा क्या करते हो कि आप बाय बाइक आ रहे हो, तो उसमें क्या होगा, जल्दी तो पहुंच जाओगे, लेकिन बाइक का जो कॉस्ट है वो आप स्टार्टिंग में लगाना पड़ता है ना। कि मान लो स्टार्टिंग में आपके पास बाइक के लिए कॉस्ट ही नहीं है, पॉसिबल हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास अच्छा खासा क्या है, कॉस्ट है, मनी है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा हमारे पास होता है क्या, अलग अलग जगह से थोड़ा सा लिवरेज ले लेना, मतलब उधारी बोल सकते हो, या तो रेंट में। तो जैसे आपने मेट्रो में आया तो 20 रुपए दे दिए, देन बस से आ रहे हो तो 5 रुपए 10 रुपए दे दिए, है ना। तो ये कहता है कम प्राइस में ये स्टार्ट हो जाता है ना। तो हम इसी तरीके से क्या करते हैं, कोई भी चीज यहाँ पे भी रखते हैं। ठीक है। तो इसीलिए क्या रहता है कि एल्गोरिदम हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। अब मान लो कि हमें क्या करना है, सर्च करना है। तो सर्चिंग के क्या होंगे, अलग अलग तरीके होंगे, है ना। तो ज्यादातर मार्केट में दो तरीके का सर्च होता है, एक होता है लीनियर सर्च और एक होता है बाइनरी सर्च। ठीक है। अभी हम लोग एआई यूज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल हम क्या कर रहे हैं कि किस तरीके से अपना कोड को एफिशिएंट बनाया जाता है वो देख रहे हैं। ठीक है। लीनियर सर्च का मतलब क्या होता है, लीनियर का मीनिंग क्या होता है। तो अगर सर्च करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, सबको एक लाइन में खड़ा करेंगे और देखेंगे, है ना, कि ये बंदा ये है या नहीं है ना। जैसे मुझे क्या करना है, सरबजीत को फाइंड करना है, तो सबको एक लाइन में खड़ा करेंगे और एक एक करके देखते जाएंगे, और जहां पे मिलेगा तो हम बोल देंगे क्या, ये सरबजीत है ना। तो ये क्या होगा कि ये तो स्टार्टिंग में मिल सकता है और एंडिंग में मिल सकता है, ये बीच में कहीं पे भी मिल सकता है ना। लेकिन हमें क्या करना है, शुरू से सर्च करते हुए जाना पड़ेगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी सर्च करते हैं। बाइनरी में क्या होता है ना कि आप अपना डेटा सॉर्ट कर देते हो, है ना। सॉर्ट का मतलब क्या हो गया, किसी भी तरीके से, कि मान लो क्या है कि हाइट के लेवल के बेस पे हमने सॉर्ट कर दिया कि जो छोटे लोग हैं आगे खड़े होंगे, जो मीडियम में बीच में, और जो बड़े लोग हैं पीछे खड़े होंगे। और मुझे पता है कि जो सरबजीत का हाइट है वो क्या है, एवरेज से ज्यादा, मतलब मीडियम से ज्यादा है, तो हम किधर से, लास्ट से सर्च कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली लास्ट तरफ चले जाएंगे। अगर मुझे पता चले कि नहीं सरबजीत का हाइट क्या है, मीडियम के आसपास है, तो क्या करेंगे, मिडिल से हम लोग सर्च करेंगे। तो क्या करेंगे कि ना ही स्टार्टिंग से ना ही एंडिंग से, हम बीच में जाएंगे सबसे पहले, और वहां से देखेंगे कि जो बीच का बंदे का हाइट है वो उसके हाइट से ज्यादा है या कम है। अगर कम होगा तो नीचे का देखेंगे, मतलब उससे पहले वाले का देखेंगे, बाद वाले को छोड़ देंगे, बोलेंगे इससे कम वाले ही हाइट हैं। कि मान लो क्या है, एक एग्जाम्पल 165 है, ठीक है, और मेरे पास क्या अलग अलग लेवल के लोग हैं,
स्टार्टिंग में 150 से लेके 180 तक या 170 तक ले लेते हैं, ठीक है। और जो सरबजीत का हाइट है वो मान लेते हैं हमारा 165 है ना। अब इसको मैंने क्या किया है, सॉर्ट कर दिया है। सॉर्ट मतलब छोटे वाले पहले, देन असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर दिया। अब इसमें मुझे पता है कि इसकी हाइट क्या है, 165 है ना। अब ये कहीं पे भी हो सकता है कि 155 से लेके 175 तक हो सकता है कि हमारे पास कहीं पे भी हो। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक मिडिल पर्सन लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डेटा क्या सॉर्टेड है। अगर मिडिल पर्सन लेंगे तो हमेशा क्या होगा, इन दोनों के बीच का कितना आएगा, कि मान लो 150 है 170 है, 20, तो 160 आएगा यहाँ पे, है ना। अब हम देखेंगे जो हमने मिड टर्म लिया है वो क्या इसके हाइट से ज्यादा है या कम है। हम्म हम्म। तो इससे ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इधर सर्च करेंगे और इधर को ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, हटा देंगे। तो वो अलग है। इसमें सिंपल देखो ना, कि मैंने सॉर्ट कर दिया था। अब मैंने बोला कि जो 160 है और इसका हाइट है 165 है ना, तो हमें जो सर्च करना है वो 160 से बाद का करना है। तो हमारा क्या है कि इधर से जितना भी पहले डेटा था हम उसको क्या कर सकते हैं, कि मान लो मेरे पास क्या है, टोटल 20 स्टूडेंट है। अगर ये क्या है, यहाँ पे मिडिल पॉइंट है, तो हमारा क्या होगा, इससे पहले 10 स्टूडेंट हो गए, तो 10 लोगों को हम क्या करेंगे, सर्चिंग छोड़ सकते हैं। तो इससे हमारा क्या होगा, है ना। यहाँ पे हम शुरू से लास्ट तक जा रहे थे, चाहे मिले या ना मिले। अब इसमें क्या हो गया कि हम सबसे पहले मिडिल को देख लिया। मिडिल में जैसे जाएंगे तो क्या होगा, 50% हमारा कम हो जाएगा, है ना। तो आपका क्या था, अगर ये 1 सेकंड ले रहा था तो ये 30 सेकंड में काम कर देगा। अब इसमें भी क्या करेंगे, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसका भी मिडिल पार्ट देखेंगे 160 और 75 के लिए। तो मिडिल पार्ट क्या आएगा, 65 आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पहुंच गया। अब मैं देखूंगा कि 165 है, क्या ये 165 ये पॉइंट है, मान लेते हैं अभी 4 मान लेते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, एक दो बार और देख। मान लो ये 165 है। अब ये क्या 165 से ज्यादा या कम है, हम्म, कम है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर 10 वैल्यूज हैं तो 10 वैल्यूज में दोबारा मुझे कितने वैल्यूज देखने पड़ेंगे, ये 5 वैल्यू क्या होगा, हमेशा निगलेक्ट हो जाएगा। मतलब आधा फिर से हम निगलेक्ट कर देंगे, 5 ही बचे। तो हमेशा क्या हो रहा है, बार बार आपका 50% टाइम रिड्यूस होते जाएगा। तो जो हमारा बाइनरी सर्च होता है उसमें टाइम कम लगता है। और डिफॉल्ट जो भी हम लोग सर्च करते हैं वो बाइनरी सर्च, ठीक है। जितने भी सर्चिंग की चीजें होती है वो बाइनरी सर्च पे काम करता है। इससे क्या होता है कि हमेशा टाइम 50% से रिड्यूस हो जाता है ना। और यही हमारा क्या हो गया, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च हो गया। और यही हमारा एल्गोरिदम रहता है जो ज्यादातर पूछा जाता है जब भी आप कोडिंग लेवल पे जाते हो तो सर्चिंग में। इसी तरीके से मान लो मैंने यहाँ पे जो सॉर्ट किया था, सॉर्ट करने का भी अलग अलग तरीका हो सकता है। कैसे कैसे सॉर्ट कर सकते हो, बता सकते हो। वो तो हो गया, लेकिन किस तरीके से, कि मान लो सब लोग को मैंने खड़ा कर दिया, तो कैसे आप खड़े हो तुम। मान लो मैंने एक लाइन पे सबको खड़ा किया, अब आपने आपको सॉर्ट करना है तो कैसे करते हो। अभी हाइट का ही एग्जांपल लेके देख रहे हैं, तो कैसे करोगे, कि आप सबसे पहले रेंडमली खड़े हो जाओगे, है ना। उसमें फिर क्या होगा कि आप देखोगे कि आपके जो आगे वाले का हाइट है वो आपसे कम है या ज्यादा है। तो आप क्या करते हो, तो इसमें भी कई तरीके होते हैं, कि मान लो आपने क्या किया है, इस तरीके से लाइन पे खड़े हो गए। तो पहला जो होगा, आप अपने पहले वाले को देखोगे और अपने बाद वाले को देखोगे, कि मैं उसका हाइट मेरे से क्या है, ज्यादा है या कम है। इसी तरीके से हर कोई देखेगा, है ना। तो ये क्या होगा कि हर कोई देखेगा तो एक एक करके क्या होगा, सफल होते रहेंगे। मतलब कि मान लो ये इसकी हाइट क्या है, इससे कम है, तो ये आगे आएगा, है ना। लेकिन ये दिखाएगा इसकी हाइट क्या है, इससे ज्यादा है, तो ये क्या है, फिर इसके पीछे जाएगा। फिर ये क्या करेगा, इसी तरीके से क्या होगा, सब आपस में अरेंज करेंगे, है ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक एक करके सफल कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बबल सॉर्टिंग, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हो, एक दूसरे का हाइट देख रहे हो, जिसका कम है वो आगे आ जा रहा है, जिसका ज्यादा है वो पीछे जा रहा है। इस तरीके से क्या होगा कि जब तक सारे डेटा सॉर्ट ना हो जाए, है ना। तो हमारा होता है बबल का। दूसरा आता है सिलेक्शन, कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब इसको मैं क्या करूंगा, सबके साथ कंपेयर करूंगा कि इसकी हाइट क्या है, इससे ज्यादा है, इससे कम है, इससे कम है, इससे कम है, इससे कम नहीं, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे। देन फिर मैंने इसका हाइट उठाया, इसकी हाइट क्या है, इससे कम है, तो बोलेगा हाँ, तो इसको आगे भेज दूंगा। फिर बोलेंगे कि इसकी हाइट क्या है, इससे भी कम थी, बोलेगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, फिर इसको उठाएंगे। फिर इसको भी देखेंगे, इस तरीके से सबका चेक करेंगे। फिर क्या होगा कि जो सबसे लोएस्ट वाला होगा वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। कि मान लो मैंने क्या किया, कोई भी एक उठा लिया, इसको उठा लिया, ठीक है। अब ये क्या, इसकी हाइट इससे ज्यादा है, तो बोलेगा हाँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे कर दूंगा। फिर पूछूंगा क्या इसकी हाइट इससे ज्यादा है, तो बोलेगा हाँ, तो इसको मैं उठा के यहाँ पे कर दूंगा,
ठीक है। ये क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, एक सेलेक्ट कर रहे हो, सबको कंपेयर कर रहे हो, और इसकी हाइट क्या है, जहाँ पे फिट हो रहा है वहां पे रखते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, सबके साथ करेंगे एक बार। तो क्या होगा, ये डायरेक्टली सॉर्ट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास इंसर्शन भी होता है, क्विक सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट होता है, अलग अलग टाइप के सॉर्टिंग होता है। हाँ, क्विक सॉर्ट होता है और हीप सॉर्ट होता है। तो जो पाइथन बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग में यूज करता है वो हीप सॉर्ट होता है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हमें हीप सॉर्ट का यूज करता है। तो सबका क्या होता है, लिखने का तरीका अलग होता है। ठीक है। मतलब इंस्ट्रक्शंस कि अगर आप इस तरीके से सॉर्ट कर रहे थे, एक एक करके सॉर्ट कर रहे थे, अगर आप हीप सॉर्ट में करोगे तो कुछ का उसका और भी तरीका होगा, अलग तरीके से होगा। ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, एल्गोरिदम्स होते हैं, अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं। एल्गोरिदम में दो ही चीज देखा जाता है, टाइम, कॉम्प्लेक्सिटी। ये दिख रहा है। इसको क्लियर करता हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप ऐसे भी पढ़ते हो ना, तो आपको भी क्या होगा पता चल जाएगा अच्छे से। ठीक है। जैसे आप पूछ रहे थे डेटा स्ट्रक्चर, मतलब डेटा को इस तरीके से स्ट्रक्चर में रखा है। ठीक है। ये होता है डेटा स्ट्रक्चर। इसके अलावा हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर ये एल्गोरिथम होता है। डेटा स्ट्रक्चर से मतलब वही है, अगर आप इसमें डेटा स्टोर करते हो, लेकिन डेटा का एक्सेस करने के लिए जितना होता है डेटा उतना ही आगे। अगर आप क्या करते हैं, एक्सेस करते हो तो सर्च करना है, कितना टाइम लगेगा, और वो एन का मतलब होता है कंप्यूट, कि अगर आपके पास 10 एलिमेंट है, आपको 10 को चेक करना है। अभी क्या होगा, आपको वैल्यू निकालना है। मान लो मुझे क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट करना है कि सामने ऐसे करके चेक कर सकता हूँ क्या मिलेगा। तो जितना करना था उतना क्या करना था, चेक करके। तो ये ओवर है। इंसर्शन का मतलब क्या होता है कि अगर नया वैल्यू डालते हो तो कैसे ना, तो जैसा पाइथन में ये चीज करते हैं वो यही करते हैं। अगर आपको नया वैल्यू डालना है तो कहाँ पे जाना है, या तो सबसे लास्ट में जाता है, या तो फिर अपने क्या करता है, इन्हें सब अपने स्पेस मतलब इसे। तो जब भी आप बाय डिफॉल्ट डालते हो तो वो सबसे लास्ट में जाता है। सबसे लास्ट में वो कैसे काम करता है, मान लो 10 है, तो 10 के बाद क्या करेगा, 11 हो जाए, ये इतना टाइम लगता है। मतलब जितना एलिमेंट होगा उतना टाइम। इसी तरीके से डिलीट करोगे तो क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को सर्च करेगा, फिर पास और दोबारा में इसको डिलीट। तो ये ओवर टाइम होता है। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एवरेज केस। देखा टाइम, टाइम मतलब कितना टाइम लेगा। तो ये हमारा एक एवरेज होता है, वो होता है, और एक होता है सबसे नॉर्मल। मतलब एक होता है ये स्पेस का, तो स्पेस का एक हमारे पास एवरेज होता है, और वर्स्ट केस होता है, एक क्या होता है, फास्ट होता है ना। फास्ट बहुत कम चाहिए। इंटरव्यू में जब भी हम लोग करते हैं तो हमारा जो सॉल्व करने का तरीका होता है ये होता है। ठीक है। अगर आप सिखा सकते हो तो मतलब आगे जाकर ऑप्टिमाइज होगा। तो जब हमें इंटरव्यू में निकाला जाता है, इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चन रखती है, तो हमें इस चीज पे काम कर सकते हैं कि आपने जो भी चीजें करी हैं तो इस लेवल पे होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर इतना आप कर पा रहे हो आप चीजें कर सकते हैं। बाकी एवरेज के बाद में इसी तरीके से क्या सेम केस सिस्टम करेगा। इसी तरीके से देखो स्टैक का तरीका। अब स्टैक में क्या है, कौन सा काम जल्दी होता है, तो देखोगे इंसर्शन और डिलीशन रखे हैं। तो हम क्या मतलब क्या है, डेटा इंसर्ट करना है, तब क्या करना है, टाइप का इंसर्ट। ये में क्या करता है, सेम तरीके से क्या देखो, क्या हमारे पास सिंगल यूज कर ये भी है। तो ये देखोगे थोड़ा सा क्या इंसर्शन और सिलेक्शन से भी पास। लेकिन आप अलग देखोगे तो इसमें क्या है, और लॉग एन है। लॉग एन का मतलब क्या होता है, जो भी बाइनरी सर्च कर रहे थे तो हमेशा आप करना था। तो लॉग का मतलब हो गया कि वो क्या करेगा, टाइम जितना डेटा होगा उसका क्या होगा, 50% टाइम। तो आप क्या करोगे, देखिए सब में क्या करना है, 50% टाइम होगा। इसका यूज कीजिए, जैसे हैश टेबल क्या है, इनका इंडिविजुअली आप क्या करते हो, सर्च करेंगे, ये नॉट एप्लीकेबल दिख रहा है, मतलब ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे, आप सर्च कर रहे हो तो जल्दी हो रहा है, देन आप क्या करोगे, मुझे इंसर्ट करके तो जल्दी होगा, मैं डिलीट करोगे तो जल्दी। तो ज्यादातर आप देखोगे तो आपका जो यूज होता है पाइथन भी यूज करता है, हैश टेबल का यूज। इसी तरीके से बाइनरी सर्च देखिए कि ऑल लॉग है, मतलब हमेशा 50% टाइम लगेगा हर एक क्या करेगा, क्या था फर्स्ट बेस्ट केस में से अलग है।
जैसे कि आप बोलोगे स्क्वेयर स्क्वेयर की डेटा स्टोर करता है, तो इंटरनली वो कौन सा फॉलो करता है, वो स्ट्रक्चर फॉलो करता है बी को। ठीक है, इसमें क्या होता है, बी ट्री को हमारे स्क्वेयर फॉलो करता है कि इसके हिसाब से इंसर्शन डिलीशन सबट्रैक्शन सारे काम। ठीक है, तो ये बात क्या होता है, नॉर्मल केस तीन चीजें आता है, कभी कभी मैं बताना। ठीक है, ये हो गया। वो की वैल्यू पेयर में कि इसका ये की है, अगर मुझे की पता है तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसमें जो वैल्यूज है वो ला के दे देगा। ठीक है, स्टैक का सिंपल मीनिंग क्या होता है? हाँ, तो सिंपल आप क्या करते हो, कोई भी चीज रख रहे हो तो एक के ऊपर एक रखते हो, है ना। तो अगर आप एक के ऊपर एक रख रहे हो तो जो इंसर्शन होगा सबसे पहले होगा, और डिलीशन भी क्या होगा, सबसे पहला वाला हो जाएगा अगर जो आप डिलीट करना चाहते हो, है ना। देन अगर आप क्या करते हो, सर्चिंग करते हो तो क्या होगा, तो एक एक करके यहाँ पे भी सर्चिंग करेगा तो वो टाइम लगाएगा, मतलब कि जो फर्स्ट में इन हुआ है आप उसी को फर्स्ट में आउट कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए इन और आउट मतलब इंसर्शन और डिलीशन फास्ट होता है इसमें। सेम क्वी में भी होता है, क्वी में क्या होता है कि आप जो टाइमिंग कर रहे हो, किसमें क्या होता है, लाइन लगना होता है कि जो पहले आया है वही पहले जाएगा, है ना, कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आपको लगता है कि जो लास्ट में डेटा आ रहा है उसी के करना है पहले इंपॉर्टेंस देना है, मतलब पहले उसी को क्या करना है, ज्यादातर काम करवाना है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं, और वही कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, क्वी होता है। ठीक है, आप सिंगली लिस्ट लिस्ट होता है, मतलब सिंपली क्या करते हो, जो हमारे पास लिस्ट होता है ना, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से डायरेक्टली उसके एड्रेस से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा मेमोरी को ऑप्टिमाइज कर देता है, कि थोड़ा सा ज्यादा मेमोरी लेगा एज कम्पेयर टू एरे स्टैक, लेकिन क्या करेगा ये, आपके लिए डेटा अच्छे से रख देगा। कि मान लो मैंने बोला कि मुझे बुक्स रखने हैं, ठीक है, तो मैंने बुक क्या किया, एक पूरे रेक में रख दिया, ठीक है, और वो रेक फुल हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं, किसी दूसरे रेक पे रखते हैं सारी चीजें, लेकिन मुझे नहीं पता कि दूसरा इसमें क्या है, बहुत सारे रेक है। ठीक है, अगर मैं क्या करूंगा, बुक के सबसे ऊपर में एक चीट शीट रख दूंगा कि जो इसके बाद के बुक्स हैं वो आपको रेक नंबर 5 में मिल जाएगा, तो अब डायरेक्टली क्या, सारे रेक में जाओगे तो डायरेक्टली ये 5 में चले जाओगे। कि अगर मैंने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे नंबर रख दिया, मतलब उसका एड्रेस रख दिया है, तो क्या होगा कि आपको इजीली फाइंड हो जाता है, कि सीधे क्या जाते हो, रेक नंबर 5 जाते हैं और वहां से ढूंढना फिर स्टार्ट करते हैं। तो यही हमारा क्या करता है, लिंक्ड लिस्ट करता है, कि ये क्या रहेगा, एक लिस्ट दूसरे लिस्ट से क्या रहेगा, लिंक रहेगा, और लिंक किसके बेस पे रहेगा, तो एड्रेस के बेस पे। ठीक है, तो सिंगली लिस्ट हो सकता है, मतलब इस तरीके से अरेंजमेंट करते हो तो सिंगल लिस्ट लिंक हो गया। ठीक है, डबली का मतलब होता है कि सिंपली जो हमारा लास्ट वैल्यू है उसको भी क्या करेंगे, इसी के साथ अटैच कर देंगे, मतलब इसके पहले वाले के साथ भी और इसके बाद वाले के साथ, ये मतलब इसके पहले की वैल्यू को भी अटैच करेंगे और इसके बाद की वैल्यूज को। तो पहले तो इसका कुछ नहीं तो नल दिखेगा, और इसके बाद का दिखेगा तो इसमें भी क्या दिखेगा, नल दिखेगा। तो मतलब पहले और बाद का भी क्या करते हैं, कनेक्शन बना के रखते हैं। देन फिर आता है इसी में क्या रहता है, सर्कुलर रहता है। सर्कुलर का मतलब क्या हो गया, जो लास्ट एकदम था उसी को क्या करते हैं, दोबारा फर्स्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, हमेशा एक सर्कल की तरह घूमेगा, है ना। तो ये हमारा कहता है सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। तो ये कहता है थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड ऑन करते हैं बस। आपको सिर्फ अगर देखोगे तो कॉन्सेप्ट लेवल पे उतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दूसरा हमारे पास होता है ट्री। ट्री आपको बताया क्या चीज होती है, बता सकते हो, ट्री, ट्री स्ट्रक्चर्स। ट्री, ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, कोई भी एक निकाल लेते हैं इसमें से। ये दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होगा कि अगर आपको डेटा रखना है तो ट्री लेवल पे भी रख सकते हो। ट्री लेवल का मतलब क्या हो गया, की वैल्यू नॉर्मल। आप क्या करते हो कि मैंने बोल दिया कि जो पी होगा, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हो कुछ भी प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब हमारे पास क्या होगा, जो पी से ज्यादा मतलब क्या होगा, पी से लार्ज होगा वो अलग रहेंगे, और पी से स्मॉल वो अलग रहेंगे। इसी तरीके से मैंने क्या किया, दूसरा वैल्यू जैसे मुझे सेकंड में क्यू मिल गया, तो फिर क्यू क्या होगा, पी से पहले होगा या बाद में होगा,
का PQRS। P के पहले आता है बाद में आता है QR, तो इन्होंने अलग अलग रखा है तीनों अलग तरीके से। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ इसमें। इसमें अलग तरीके से दिखाया है। कोई नॉर्मल सा एग्जांपल जो इजी रहे। सब ABC करके दिखाया है ना। बाइनरी। नहीं, लेवल रहता है। के करके वो डेटा रिट्रीव करता है एंड देन सारी चीजें होती हैं। तो बाइनरी अभी बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। तो अभी बाइनरी का ही लेके चलते हैं इसमें थोड़ा सा। बाइनरी का सिंपल मतलब होता है कि जो भी आपके पास डेटा रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा एक रूट नोड होगा और दो लीफ होंगे। बाइनरी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक रूट होगा और उसके दो लीफ होंगे, ठीक है। तो बाइनरी का सिंपल इतना ही मीनिंग होता है। तो आप क्या करते हो, हर एक डेटा को लेते हो और सबको क्या कर सकते हो, आपस में कनेक्ट रख सकते हो कि पहला डेटा हमारे पास रूट में आएगा, दूसरा उसके लीफ में आएंगे, ठीक है। अब लीफ में देखेंगे कि कुछ ना कुछ कंडीशन होगा, उसके बेस पे क्या होगा, इसके भी दो रूट नोड बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि वो लीफ के थ्रू क्या करता है, हमेशा बनते जाता है। ये दिखा है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो जो भी हमारे पास डेटा होगा कि हमारे पास क्या है, सिंपल एग्जांपल की इसको हम बेसिकली क्या होता है, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन आपको इजीली समझ में मान लो मेरे पास 5 है, 8 है, 10 है, 3 है और 4, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रक्चर वे में रख रहे हैं, इस फॉर्म में तो ट्री के फॉर्म में। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले पहला नंबर डालते हो, तो ये मेरा 5 है, तो मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से यहाँ पे कंडीशन भी रहता है कि जो हमारा क्या 8 है, अब 8 5 से छोटा है या बड़ा है। हम्म? अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, ये साइड रखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डेटा पे जाएंगे। देन 10 हमारा क्या है, हम्म, अगर हमने बाइनरी बनाया तो फिर क्या होगा, इसके दो लेवल बनेंगे, ठीक है। अब ये 8 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो ये क्या होगा, इधर जाके स्टोर। फिर मैंने बोला 3, 3 क्या करेगा कि हमारे पास यहाँ पे था, तभी हम यहीं पे, तो 3 होगा यहाँ पे। इसी तरीके से 4, 4 क्या है, इससे बड़ा है या छोटा है, तो ये क्या होगा, राइट में आया है, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, कुछ इस तरीके से वो करता है। जितना आपके पास डेटा है वो रखेगा। फिर मैंने बोला कि आपको क्या करना है, 10 फाइंड करना है, तो क्या करोगे, तो पहले सबसे रूट नोड पे जाओगे, तो ये 5 है, तो मुझे पता है 5 क्या होगा, 10 से ज्यादा होगा, तो मैं ऑटोमेटिकली इधर चला जाऊंगा, ठीक है। तो मेरा ये क्या होगा, इधर जितना डेटा होगा उसको स्किप कर दिया। फिर हमने क्या किया कि मुझे 10 फाइंड करना है, तो फिर मैंने देखूंगा कि ये कौन सा नंबर 8 है, और 8 क्या होता है, हमेशा 10 से छोटा आता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैं राइट साइड से, तो एक ही क्या होगा, मुझे दो ही स्टेप में उधर मिल गया। तो अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सर्चिंग फास्ट हो गया,
इंसर्शन भी थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग ट्री स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं सॉर्टिंग के लिए, डेटा स्टोर करते हैं। और जो हमारे पास एसक्यूएल होता है वो बी ट्री यूज करता है। बी ट्री बाइनरी ट्री रहता है। इसमें भी दो तरीके का बनता है, प्लस बनता है, माइनस बनता है, तो उतना एडवांस में नहीं जाता। सिंपल समझो, बाइनरी का मतलब होता है कि जब भी बनेगा वो दो ब्रांच ही बनेगी। बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो होते हैं, है ना? तो इसके दो ही क्या बनेंगे, चार ही बनेंगे। तो जब भी डेटा स्टोर होगा वो दो में ही, ठीक है? तो इसको बोलते हैं बाइनरी। तो इसमें क्या होते हैं, बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम भी हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं ना। तो ये क्या रहता है, डेटा स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट रहता है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। जैसे अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन्स में बैठते हो ना, तो यहाँ पे वही पूछते हैं। लेकिन मैक्सिमम एरे, स्टैक, वी, ये तीन आपको आने चाहिए। कहाँ पे, जब आप क्या करते हो, डेवलपर पे जाते हो तो, है ना। डेवलपर रोल मतलब जब आप क्या करते हो, कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हो स्क्रैच से, ठीक है। लेकिन आपका काम क्या है, एनालिस्ट का है ना। तो ये आपका काम नहीं रहता, बट क्या है कि आप यहाँ तक देख लें। एल्गोरिदम्स मैंने बता दिया था, ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स थे। इसी तरीके से एल्गोरिदम्स, तो सारा स्टेप्स के बेस पे दिख रहा है एल्गोरिदम्स इन डीएस से। ये दिखा देते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे अपना जो टॉपिक है। तो सॉर्टिंग, ये दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, पहला इन्होंने बताया लीनियर, या नेटवर्क से नहीं चल रहा है। तो हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो पता होना चाहिए। विपरीत बताओ, लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस होता होगा, है लीनियर और नॉन लीनियर। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में ही बताओ, या फिर देखो सर्च कर रहे हो तो सर्च करके ही बताओ जल्दी से कि लीनियर और नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट हर जगह पे आएगा, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब कि जो वो हमारा क्या करेगा, एक फिक्स लाइन, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, है ना, तो हमारा लीनियर हो जाता है। और नॉन लीनियर में कि वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कभी नहीं करेगा, है ना। तो वही हमारा क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। तो यहाँ पे भी डेटा स्ट्रक्चर्स भी क्या होगा, लीनियर और नॉन लीनियर होते हैं। देन हमारे पास क्या होता है, एल्गोरिदम, जैसे सॉर्टिंग का एल्गोरिदम हो सकता है, सर्चिंग का एल्गोरिदम हो सकता है। देन अगर आप ग्राफ के फॉर्म में कर रहे हो, ग्राफ का फॉर्म मतलब क्या होता है, जैसे आप क्या करते हो, डिलीवरी बॉय, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि आपको क्या करना है, डेली के बेसिस पे डिलीवरी क्या करते हैं, अमेजोन वाले देते हैं। तो मान लो हमें क्या करना है कि अपना बेस्ट रूट फाइंड करना है, कि मुझे क्या करना है कि 10 पार्सल है, 10 को इस तरीके से बांटना है कि मुझे टाइम भी कम लगे और मेरा रिसोर्स भी कम लगे। तो क्या करते हो, हम्म, तो मान लो दिल्ली में ही क्या है, सबको देना है आपको। दिल्ली में क्या है कि अब मान लेते हैं ये साउथ एक्स है, देन ओखला बिहार है, देन अलग अलग चीजें 10 लोकेशंस पे देने हैं। तो आप क्या फॉलो करते हो कि एक सीक्वेंस फॉलो करते हो कि इसका एड्रेस पहले आ रहा है, देन इसके बाद किसका आ रहा है, इसके बाद किसका आ रहा है, इसके बाद किसका आ रहा है, इसके बाद किसका आ रहा है। इसी तरीके से स्टोर करके रखते हो, है ना। तो ये चीज हमारा जो रहता है ना, वो ग्राफ के फॉर्म में रहता है ना। तो हम क्या बोलते हैं, इसको ग्राफिक एल्गोरिथम्स बोलते हैं। तो जो हम लोग बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट लेते हैं ना, या फिर सबसे क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करते हैं, तो हमारा कौन सा एल्गोरिथम रहता है, उसको बोलते हैं डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम्स, सिंपल। कि जब भी आप क्या करते हो, शॉर्टेस्ट पाथ जो आपको ऑल ओवर देता है, वो किसके थ्रू देता होगा, तो उसमें क्या होता है, डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम लगता है। इसका मतलब सिंपल होता है कि कौन सा वैल्यू पहले आ सकता है ना। अगर ये पहले वैल्यू आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, इसको बाद में करेंगे, है ना। उसके बाद फिर देखेंगे उसके बाद में से कौन सा पहले वैल्यू आ रहा है ना। तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी कम लगेगा, और रिसोर्स, रिसोर्स मतलब जो उनका क्या होता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट,
कि अगर मैंने बोला कि आपको 10 किलोमीटर, आप बोलते हैं कि मैंने 10 किलोमीटर डेली के बेसिस पे जा रहा हूँ। अब वो क्या करेगा, 10 किलोमीटर क्यों जा रहे हो, ये 7 किलोमीटर में तुम इस तरीके से इधर से जाओगे ना तो 7 किलोमीटर ही पड़ेगा। तो तुम्हें क्या करेगा कि अगले टाइम में वो 7 किलोमीटर का ही पैसा देगा। क्योंकि जब भी आप क्या करते हो ना, रेपिडो चलाते हो या फिर पार्सल क्या करते हो, डिलीवर करते हो, तो आपको क्या होता है, किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिलते हैं, है ना। तो आप अपने हिसाब से लॉन्गेस्ट पाथ नहीं चूज कर सकते, है ना। उससे क्या होगा कि पैसा ज़्यादा बनेगा आपका, लेकिन उसको पता है कि फिर कंपनी का पैसा ज़्यादा जाएगा, तो वो क्या करते हैं कि अपने ही मैप में वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके देते हैं, है ना, कि आप इस पाथ को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको कम टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा और इतना किलोमीटर में पहुंच जाओगे, है ना। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, और तेज होते हैं हम लोग, और शॉर्टकट ले लेते हैं, है ना, गली से, क्योंकि मैप में क्या होता है कि हर एक गली नहीं दिखता, है ना। लेकिन अगर आप लोकल हो तो आपको अच्छे से पता होता है सारी चीजें, है ना। तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से खुद को ऑप्टिमाइज करते हो। जैसे हमने मिसाइल यूज करते हम्म, ठीक है, तो वहाँ पे यूज होगा ना, बट मुझे डिस्कस करना। वो शॉर्टेस्ट वाला हाँ, नहीं, तो उसमें ये भी देखना होगा ना कि कहीं पे हमारे पास ऑब्स्टेकल तो नहीं है बीच में। अगर, क्योंकि मिसाइल का केस में क्या होगा, ऑब्स्टेकल रहेगा तो वहीं टकराएगा वहीं फूट जाएगा, तो वो क्या होगा, हमारे लिए इम्पैक्ट ज्यादा होगा, तो वो चीज़ नहीं करते। उसमें क्या देखते हैं, सबसे क्लियर वे और सबसे इजिएस्ट वे। तो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें रहता है, डिपेंड करता है टारगेट पे। लेकिन हम क्या करते हैं, डिस्कास्ट्रा भी यूज करते तो इसमें तो सेफ भी फॉलो करेंगे ना कि जिस पे इंटरसेप्ट ना हो। हैं। सिंपल, इसमें दूसरा चीज होता है, इसी को बोलते हैं सेल्स पर्सन पाथ, कि कोई हम सेल्स पर्सन को कहीं पे भेज रहे हैं तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेल्स पाथ एल्गोरिदम, है ना। कि सिंपली क्या है, वो सेल्स पर्सन क्या फॉलो करेगा वो हम पहले ही बता देते हैं कि पहले इसके घर जाना है, फिर इसके घर जाना है, इसके घर जाना है, इसके घर जाना है, ताकि क्या हो, टाइम कम लगे, है ना। तो ये एल्गोरिदम, आपको पता है एल्गोरिदम्स होते क्या थे, सिंपली सेट ऑफ रूल थे जो हम डिफाइन करके दे रहे थे सेम काम करने के लिए। और वही क्या है, अलग काम करने के लिए अलग अलग एल्गोरिदम्स है, ठीक है। अगर आपको ये काम करना है तो ये फॉलो कर लो, आपको ये काम करना है तो ये फॉलो कर लो, अगर आपको ये काम करना है तो ये फॉलो कर लो, है ना। तो ये क्या है, अलग अलग चीजें हैं। एक इसमें भी दिखेगा आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि हम कोई भी एल्गोरिदम या कोई भी स्ट्रक्चर्स फॉलो नहीं करेंगे, हम अपना खुद का नया बनाएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, थोड़ा सा डायनेमिक हो जाएगा, है ना। ये स्पीड भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, खुद से बना रहे हो। तो आप बनाओगे या तो वो ज़्यादा स्पीड होगा, या तो ज़्यादा स्लो होगा, या तो एवरेज हो सकता है। तो इसमें डिपेंड करता है आपका लॉजिक कि आप किस तरीके से चीज़ें सॉल्व करते हो। एंड देन लास्ट होता है हमारे पास ग्रीडी एल्गोरिथम या फिर ग्रीडी सर्च एल्गोरिथम। ग्रीडी का मतलब क्या होता है, हम्म, लालच। तो इसको किस चीज़ का लालच होगा, हम्म, ये सिंपली देखेगा कि हम लोग अपने फाइनल रिजल्ट में किससे जल्दी पहुंच जाएंगे, चाहे उसके लिए शॉर्टकट लेना पड़े, है ना। अगर क्या है, शॉर्टकट वो ले रहा है तो उसमें क्या है, कुछ पेनल्टी दे सकते हैं कि अगर आपको दो शॉर्टकट है तो पहले वाला नहीं लेना था, दूसरे वाला ले सकते हो, है ना। तो इसमें क्या करता है कि अपने आप को ऑप्टिमाइज करता है, पहले बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करता है, देन फिर उसमें क्या करता है, वो ट्रैवल करता है। लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा ये टाइम लेता है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर क्या होगा, ये दूसरे टाइम में जब जाएगा तो क्या रहेगा, बेस्ट चीजें रहेंगी। कि मान लो आप क्या करें, फर्स्ट टाइम डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग में क्या होता है, सारे शॉर्टकट नहीं पता होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे काम करना स्टार्ट कर देते हो, फिर क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ शॉर्टकट चीजें पता चल जाती है। कैसे, तो आप हिंट एंड ट्रायल करते हो कि आपने इस रास्ते पे गए, अगर बंद है तो दोबारा घूम के फिर दूसरे रास्ते से जाते हो, देन उस रास्ते पे गए, जल्दी पहुंच गए, तो फिर क्या करते हो, दोबारा उसी रास्ते को फॉलो करते हो। तो यही हमारा ग्रीडी सर्च एल्गोरिदम करता है ना। इसमें क्या करते हैं कि आपका जो भी टारगेट है उस तक पहुंचने के लिए आप कौन से कोई भी रास्ता फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर वो रास्ता उसकी तरफ नहीं जा रहा है तो आपको कुछ पेनल्टी मिलेगी। पेनल्टी क्या रहेगा कि आपका पेट्रोल ज्यादा फूक जाता है ना, क्योंकि आपको दोबारा फिर घूम के जाना पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ पेनल्टी होती है। उसके बेस पे क्या होगा कि दोबारा फिर आप क्या करते हो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो। इसमें सिंपल रहता है कि आपने जो पाथ फॉलो किया था, आपको अगर वो पाथ गलत है तो आपको दोबारा स्टार्ट पॉइंट में आना पड़ेगा, फिर आप दूसरा पाथ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी पेनल्टी यही रहती है। इसमें ये भी दिक्कत रहता है कि ये कभी कभी क्या करता है, लोकल चीज़ों को जल्दी फाइंड कर लेता है ना। लोकल मतलब कि मान लो सेम एड्रेस का मुझे मिल गया, सेम एड्रेस मतलब मुझे साउथ एक्स एफ ब्लॉक जाना था, तो अगर मैं इधर से भी आऊंगा इस बिल्डिंग का तो सामने फ्रंट होगा, इसके जस्ट पीछे भी जाऊंगा तो ये भी क्या होगा, एफ ब्लॉक ही होगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं जल्दी पीछे पहुंच गया तो मैं वहीं पे पार्सल डिलीवर करूँगा, चाहे बंदा आए ना आए। तो उससे क्या होगा कि बंदे को घूम के जाना पड़ेगा, या तो फिर क्या हो सकता है कि वो सेम जगह पे है लेकिन क्या है, अलग डायरेक्शन में है ना। तो वो भी हमारे लिए क्या होता है, गलत होता है। उसी को बोलते हैं लोकल। कि आप क्या करते हो, जो पहले मिलता है आप उसमें क्या करते हो, काम करना स्टार्ट कर देते हो, जो कभी कभी फिजिबल नहीं होता है।
है ना। तो हमें क्या लेना पड़ता है, ग्लोबल का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। ग्लोबल मतलब कि उसमें से जो बेस्ट होगा, कि आप इधर भी क्या है एफ ब्लॉक है, इधर भी एफ ब्लॉक है, तो आपको कहाँ पे जाना है, तो सामने वाले में जाना है, कि फ्रंट साइड पे जाना है। तो ये क्या रहेगा, एक ऑप्टिमल वे रहता है। ये देख रहे हैं कि मेक लोकली ऑप्टिमल चॉइस एट ईच स्टेप विद द होप ऑफ फाइंडिंग ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ क्या करते हो, आप याद रखोगे और कुछ नहीं। ठीक है। इन्होंने इंपॉर्टेंस बता दिया। इसका सिंपल यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कि जो भी आप टेक सेक्टर में जाते हो तो क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और भी इफिशिएंट तरीके से। इसमें आपका एफिशिएंसी बढ़ता है, मतलब कि फास्ट करते हो, कि हाउ फास्ट एल्गोरिदम रन्स, कि जो भी हम यूज कर रहे हैं वो और कितना फास्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसी से डिसाइड होता है। देन फाउंडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, कि आप जो भी चीज़ डेवलप करते हो वो की चीज़ें कितनी फास्ट होगी वो डिपेंड करता है। कि मान लो आप क्या कर रहे हो, विंडोज यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो, फास्ट किसका होता है, मैक का होता है ना। तो उसी की बेस पे क्या होगा कि उन्होंने अपना एल्गोरिदम और भी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया होगा, है ना। तो वो रहता है टेक्निकल इंटरव्यू। जब आप डीएसए में जाते हो तो ये इंटरव्यू राउंड होता ही होता है। इसमें तो आप किस लिए, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए जाओगे, तो ये मेजर रोल रहता है। इसमें रहता है बेसिक लेवल। बेसिक लेवल कौन कौन से होते हैं, तो आपके पास सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिदम आने चाहिए। अगर इतना आता है तो आप क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर पे जा सकते हो, चीज़ें बता सकते हो। बाकी इसका डिफिनेशंस लेवल और ये चीज़ें क्या होती है इतना पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपके पास इसमें होता है ये जो दिख रहा है ना, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्वी, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ट्री और ग्राफ क्या है, एडवांस होता है, आपको नहीं पता है तो चल सकता है ना। फ्रेशर्स का जो होता है ना, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर को क्या मिलते हैं, 8-10 मिल जाते हैं। तो मिलता है जब आप क्या करते हो, ये टेक्निकल राउंड क्रॉस करते हो, ये वाला। तो इसका क्या होगा, 8-10 होगा। जिसको बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग में 20-30 का लग जाता है, तो उसका जो लेवल रहता है वो रहता है ये नॉन लीनियर का, ट्री और ग्राफ, साथ ही साथ ग्राफ एल्गोरिदम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ये। तो ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। क्यों, क्योंकि इससे आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में, है ना। और ये तुरंत, इसमें क्या था, टाइम लिमिट रहता है, 1 घंटे के अंदर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इतना देते हैं एक प्रॉब्लम का। अगर उतने में आप सॉल्व कर पा रहे हो, किसके थ्रू, तो ग्राफ एल्गोरिदम और डायनेमिक प्रोग्रामिंग या फिर कोई भी अदर्स। तो उसमें क्या होता है कि आपका थिंकिंग लेवल, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, आपका बेस्ट है ना। तो अगर बेस्ट है तो क्या करेंगे, बेस्ट को पैसा मिलता है। तो वही करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक बेसिक लेवल का डीएससी। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया, तो यहाँ पे भी डिस्कस कर दिया कि आप क्या कर सकते हो, साइड लेवल पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। कॉन्सेप्ट लेवल में हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको सारा समझ में आया होगा। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट था जो समझ में नहीं आया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना कोडिंग में, तो वो प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बोला एरे, एरे क्या होता है, जो आपने लिस्ट देखा है एक एक करके स्टोर करते जाओ, वो हमारा एरे हो गया। लिंक लिस्ट क्या होता है, कि एक हमारे पास 2-3 लिस्ट है, सबको आपस में कनेक्ट करना है, तो पहले के पास क्या रख दोगे, उसका एड्रेस रख दोगे, तो दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरे के साथ क्या रखोगे, तीसरे का एड्रेस रख दोगे, तो तीसरे का जैसे लास्ट तक पहुंचेंगे तो हमें क्या बनेगा, एक नया एड्रेस मिलेगा, हम फिर वहां पे चले जाएंगे, फिर वहां से फाइंडिंग करना स्टार्ट करें, तो वो हमारा क्या होता है, लिंक लिस्ट होता है। स्टैक का मतलब क्या हो गया, जो लास्ट में इन होगा वो फर्स्ट में आउट हो जाएगा। ठीक है। जैसे हमारा क्या होता है, नॉर्मल चीजें रखते हैं कि आप क्या करते हो, प्लेट रखते हो, तो जो सबसे लास्ट में प्लेट रखते हो वही सबसे पहले निकालते हैं। तो वही जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं उसी को बोलते हैं स्टैक, मतलब लीपो। फीफो का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पहले आएगा वो पहले ही जाएगा, है ना। तो पार्टी में क्या होते हैं, पहले प्लेट लेके खड़े होते हैं तो पहले खाना मिल जाता है, तो वही है। ठीक है। हैश टेबल क्या होता है, कि जो आप क्या करते हो, मैपिंग यूज करते हो, मतलब एक तरीके का की वैल्यू पेयर, जो डिक्शनरी होता है ना। तो डिक्शनरी में आप क्या करते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो, कि एक की में क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज होते हैं। जैसे मैंने रखा नेम्स, तो नेम्स में क्या होंगे, मल्टीपल स्टूडेंट्स का नेम हो सकता है। आईडी, तो मल्टीपल आईडी रख सकते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, हैश टेबल होता है। ट्री, आप उसी चीज को कहते हो हायरार्किकल फॉर्म में दिखाते हो। हायरार्किकल मतलब कि पहला वैल्यू यहाँ आएगा, कंडीशन के बेस पे अगर ये छोटा है तो इधर आएगा, बड़ा है तो इधर आएगा। फिर अगेन क्या करते हैं, इसी के बेस पे इस तरीके से डिफाइन करते जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्री टाइप का हो गया। ग्राफ में क्या होता है, कि वर्टिकल नोड्स होते हैं। अगर मैं ग्राफ दिखा दूँ थोड़ा सा, ग्राफ एल्गोरिथम डीएस, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है।
ग्राफ का सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि आपका लोकेशन अलग अलग जगह पे है, अगर मुझे क्या करना है सारे पॉइंट्स को कवर करना है तो शॉर्टेस्ट कौन सा हो सकता है। अगर मैं इस तरीके से जाऊंगा यहाँ पे जाऊंगा तो वो शॉर्टेस्ट है, या तो फिर मैं इस तरीके से जाऊँ एंड देन दोबारा यहाँ पे जाऊँ वो शॉर्टेस्ट है। तो ग्राफ में ज्यादातर होता है पाथ का, ठीक है, कि आप क्या करते हो शॉर्टेस्ट पाथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पाथ। तो आपको कुछ इस तरीके से अलग अलग चीजें, ठीक है। अब इसमें सिंपल समझो कि आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट में डिलीवर करना है ना। आपको अगर हर पॉइंट में डिलीवर करना है तो बता सकते हो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप क्या करते हो डिस्कास्टा एल्गोरिथम लगाते हो तो फाइंड कर सकते हो शॉर्टेस्ट पाथ को एक ही बार में, ठीक है। तो आपका क्या होगा, टाइम बच गया। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोगों ने फेस किया है, उसको क्या किया, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये क्या है, एल्गोरिथम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ये रिसर्च साइंटिस्ट लोग करते हैं, है ना। ये हमें मिल गया डिस्कास्टा, ये क्या करेगा कि आपको ओ से जाना है 4 तक, या फिर क्या करना है 0 से लेके जाना है मुझे 8 तक। तो मैं कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करूंगा जिसमें हमारा टाइम कम लगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें से जो बेस्ट पाथ होगा वो फाइंड करके दे देगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि अगर आपको क्या करना है पॉइंट 3 से यहाँ पे जाना है तो कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, या फिर आपको हर एक पॉइंट को कवर करना है तो कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है। तो हम इसके थ्रू इजिली कर सकते हैं। तो ये हमारा किस तरीके से दिख रहा है, ग्राफ की तरह दिख रहा है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ एल्गोरिथम तो बोलते हैं, ठीक है। और वैसा कुछ था इसमें, बाकी फिर वैसा कुछ नहीं है इसमें। ग्रेडी सर्च मैंने बता दिया, डायनेमिक बता दिया, बाकी ये चीजें। तो डीएस से बस इतना ही होता है, ठीक है। अब इसी को जितना डिटेल पढ़ना चाहो उतना डिटेल जाता है। ऑन एन एवरेज आपका एक पूरा प्रॉपर बुक बन जाता है, और 1 से 1.5 साल इसको सिर्फ पढ़ने में लग जाते हैं, इतना ही रहता है। क्योंकि आप क्या करते हो, पूरा कोर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जाते हो, है ना। तो ये रहता है। अब ये बता सकते हो कि इसमें नया एल्गोरिदम आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। इसमें नया एल्गोरिदम ऐड हो सकता है या फिर इतना ही चलेगा। हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि मैंने बताया कि आपके घर से यहाँ तक आने के लिए मेरे पास 3 पाथ थे, है ना। तो कोई ऐसा भी बंदा होगा जो चौथा पाथ पाथ क्या करे, फाइंड करके दे दे। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो जो चौथा बंदा है वो ज़्यादा ही अमीर है, तो किस पे लेगा। तो उसमें क्या है कि उसके पास पैसा ज़्यादा है, इसलिए उसका क्या लगेगा, और भी टाइम कम लगा, है ना। तो ये चीज़ें फिर क्या रहती है, आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि सामने वाले के पास कैसा रिसोर्स है ना, और कैसा उसका थिंकिंग कैपेसिटी है। लेकिन जो हमारा कोर होता है वो इतना ही होता है, ठीक है। कोर कभी भी चेंज नहीं होगा। कोर मतलब कि आपको बेसिक चीजें, होता है ना कि बेसिक चीजें जरूरत होती है, रोटी कपड़ा और मकान, ये चीज नहीं होगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करते हैं, है ना। तो ये चीज यहाँ पे भी रहता है कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो तो ये सारी चीजें क्या होंगी, आपको दिखेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि जब हम इसके थ्रू ऑप्टिमाइज कर सकते हैं तो फिर एआई का यूज क्यों कर रहे होंगे आजकल। एआई यूज करते हैं, है ना। तो एआई क्या करता होगा, ये जितने भी एल्गोरिदम है हम लोग मैनुअली फाइंड करते हैं। मैनुअली मतलब कि कोई रिसर्च साइंटिस्ट होगा, 10 साल 15 साल एक में मेहनत किया होगा तब ये हमें मिला, है ना। किसके बेस पे, तो डेटा के बेस पे। अब हमने क्या किया, उसी चीज को ऐसा कर दिया कि जो एल्गोरिदम है या फिर जो फास्टेस्ट वे है वो क्या करेगा, मशीन्स हमारे लिए फाइंड करके देगा, है ना। मशीन्स क्यों फाइंड करके देगा, क्योंकि उसके पास कंप्यूटेशन पावर होते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया एक पैटर्न 1, ये मेरा एक्स है और ये वाई है, ठीक है। 1 है और ये मेरा 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, 7 है, और ये 4 है, और ये 9, ठीक है। अब आपके पास क्या है, इतना ही डेटा है। अब इसमें से कुछ सर्चिंग करना है या फिर कुछ क्या करना है, नया वैल्यू प्रिडिक्ट करवाना है। कि पुराने वैल्यू से नहीं, हमें क्या करना है, अब नए वैल्यू से प्रिडिक्ट करवाना है। तो मैंने बोल दिया आपको 10, एक्स हमारा 10 होगा, तो वाई क्या होगा बता सकते हो। हम्म, सोच के बताओ। यहाँ पे हमारा 10 है नहीं, लेकिन मैंने पास क्या किया, एक नया डेटा आ गया, है ना।
नया डेटा आ गया, आप उसके बेस पे उसका वाई क्या हो सकता है। कैसे? देख लो। देख लो कितना होगा। 16 बता रहा हूँ सर। तुम्हें तो अभी बस है सर एक क्या पूछ रहे हैं? 16 बोला जा रहा है, मतलब एक 30 और एक 21 पैंतालीस और 10 इधर लगेगा। देखो 3 रिजल्ट आप लोगों ने बताया कि बहुत बड़ा नंबर के बन जाएगा। कैसे पता चला, है ना। तो सिंपल से अगर लॉजिक देखोगे तो यहाँ पे 1 है, 3 है, 2 है, 5 है, 3 है और 7 है, 4 और 9 है ना। तो अगर मैं क्या करता हूँ, 10 है, तो उसका क्या हो सकता है इस पैटर्न के हिसाब से कि जो भी हमारे पास नंबर है, जो भी हमारे पास एक्स है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और +1 कर रहे हैं, तो मुझे ये नया वाला वैल्यू मिल रहा है। देख रहा है। तो ये हर एक में क्या करोगे, डालोगे तो फुलफिल कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, नया वाई हो गया। ठीक है। तो आपने क्या किया, इसी का एक इक्वेशन बना दिया। अब आपके पास एक्स कुछ भी होगा तो आप वाई डायरेक्ट बताओ। हाँ। हमने क्या बोला, 10। जो 10 किया था यहाँ पे उन्होंने नहीं था, तो 10 के बेस पे हम क्या करते हैं, सिर्फ ये इक्वेशन डाल देते हैं, मतलब ये लॉजिक इसमें पुट कर देते हैं। क्या होगा, 2x+1। ठीक है। एंड हम क्या करते हैं, 2 × 10+1 कितना होगा, 21। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट। और इसके क्या है, चांसेस 100% है इस पैटर्न के हिसाब, है ना। तो यहाँ पे आपने 2 और 1 क्यों लगाया, बता सकते हैं? पहली बार किसी ने कुछ और लगाया तो खोला आ रहा था, किसी ने कुछ और लगाया तो कुछ और आ रहा था, किसी ने आपने कुछ और लगाया तो कुछ और आ रहा है। तो ये 2 और 1 क्यों लगा रहे होंगे, कि इस पैटर्न को फुलफिल करने के लिए, है ना। तो आप अपना दिमाग से ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। हाँ। अब यही नंबर क्या रहे, इस तरीके से 2 ही डेटा था इसके। अब मान लो हमारे पास क्या है, एक x2 भी है, x3 भी है, इस तरीके से मल्टीपल चीजें। ठीक है। अब इन तीन, मान लो कि यहाँ पे भी कुछ नंबर है, यहाँ पे भी कुछ नंबर है, यहाँ पे भी कुछ नंबर है, यहाँ पे भी कुछ नंबर है। अब बताना है कि आपको ये तीनों नंबर के बेस पे इसका y इस तरीके से जा रहा है, तो बताओ इसमें क्या पैटर्न। तो आप इसका भी पैटर्न निकाल सकते हैं, लेकिन क्या होगा, टाइम लगेगा आपको, है ना। तो ये टाइम हम रिड्यूस करवाते हैं किसके थ्रू, तो कंप्यूटर या कैलकुलेटर के थ्रू। वो क्या करता है, पास करता है, सेम केसेस को बार बार हम पुट करके क्या होगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा। एंड देन कैलकुलेशन फास्ट होगा तो मुझे कैलकुलेशन फास्ट हो सिर्फ उससे मतलब नहीं होगा, लेकिन हमारा क्या चाहिए, ये चीज मैच भी होना चाहिए, है ना। तो वही हमारा क्या करता है, मशीन लर्निंग करता है। मशीन लर्निंग ये जो आपने 2 और 1 फाइंड करके बताया, वो मशीन लर्निंग आपके बिहाफ में फाइंड करके, अगर ये दो चीजें फाइंड करके बता रहा है तो ये इसी का पैटर्न हो गया, है ना। तो मशीन लर्निंग क्या हो गया, कि फाइंडिंग द पैटर्न फ्रॉम द डेटा सेट। तो अगर वो पैटर्न आप फाइंड करते हो और क्या करते हो, रियल टाइम में यूज करना चाहो, यूज कर सकते हैं। तो रियल टाइम में कौन यूज होगा, या पूरा डेटा यूज होगा, या तो सिर्फ इसके बेस पे जो इक्वेशन निकला वो सिर्फ यूज करके बना सकते हैं? बताओ। जैसे हम लोग नॉर्मल आजकल जो सर्च करते थे पहले गूगल में, तो क्या होता था, पूरा का पूरा डेटा उठ के आ जाता, मतलब सारे वेबसाइट उठ के आ जाते थे। अब क्या है, तो आपने जो सर्च किया, मतलब जो भी आपका एक्स का वैल्यू होगा, उसके बेस पे आगे जाके हम लोगों ने एक पैटर्न फाइंड किया था कि आप जो सर्च कर रहे हो उसका सिमिलर सर्च कौन सा हो सकता है, तो वो किससे सिर्फ देखेगा, तो इस वाले से देखेगा। तो आपका क्या बचा, टाइम बचा और रिसोर्स बचा। तो ये क्या हो गया, कि पूरा डेटा को लोड ना करने के बजाय वो सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ इस पे फोकस कर, है ना। अगर ये बिलियंस ऑफ डेटा रहता तो आपका सर्चिंग में क्या होता, ज्यादा टाइम लगता। अब इसी में क्या हो गया, आपका टाइम बच गया। तो यही हमारा क्या करता है, एआई करता है। कि एआई क्या करते हैं हम लोग, इस डेटा के बेस पे ट्रेन करवाते हैं। ट्रेन करवाने का मीनिंग क्या होता है,
जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या करवाया, आपको मैंने ट्रेनिंग दिया किस चीज का, कि ये x है ये y है, देन आप इसके बेस पे एक रिलेशन फाइंड करो। तो आपने क्या किया, अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद क्या किया आपने, यहाँ पे 2 रखा और यहाँ पे 1 रखा, है ना, और ये चीज क्या हो गया, फाइंड हो गया। अब इसी चीज को मैंने बोला कि नया डेटा आते रहेगा आपके पास, तो ये सेम हो सकता है कि यहाँ पे जो x है सॉरी नहीं कि वही बैठ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे रख दिया 20, तो नया y क्या होगा, हम्म? तो ये 41 हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो यही हमारा क्या करता है, चैट जीपीटी भी करता है, ठीक है। चैट जीपीटी को क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो ट्रेंड करवा दिया है, और आप क्या करते हो, नया डेटा पुट करते हो, और उसकी वजह से आपको रिजल्ट मिलता है, और वो रिजल्ट क्या रहता है, हमेशा सही रहता है। अब ये कैसे डिपेंड होता है कि वो सही होगा, ये कितना सही होगा किस पे डिपेंड करेगा, कि आपका जो पैटर्न है वो कितना सही रिकॉग्नाइज करता है। कि मान लो मेरे पास एक ऐसा भी डेटा है, मैंने बोल दिया 0 और इसका 1 है, ये तो हो ही जाएगा, इतना ले लेते हैं। मान लेते हैं क्या 5 है और इसका 8 है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा भी डेटा है जो क्या करेगा, इस इक्वेशंस को फॉलो नहीं करेगा, है ना। तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, बता सकते हो, कि मान लो एक डेटा, नया डेटा इसके अंदर था, ट्रेनिंग के टाइम में ही हमने दिया था कि 5 होगा, तो उसका जो वैल्यू होगा वो 8 होगा, है ना। अब ये क्या था, ये पैटर्न इसमें फॉलो होगा, नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कि जो मोस्ट ऑफ द चीजें पैटर्न फॉलो करता है हम उसको रखते हैं, और जो फॉलो नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। और वही चीज यहाँ पे भी आएगा, तो इसका एक्यूरेसी क्या होगी, पहले कितना एक्यूरेसी था, तो 100% था। 100% मतलब कि जो आप यहाँ वैल्यू रखते हो उसके बेस पे जो वैल्यू आ रहा था वो हमें यहाँ क्या था, करेक्ट था, है ना। लेकिन अभी क्या होगा, एक वैल्यू यहाँ पे गलत है, 1 2 3 4 5 है, और इसमें से कितने सही होंगे, 4, तो कितना हो गया, 80%। तो ये 80%, ठीक है। तो आपका एक्यूरेसी अब कितना आएगा, 80% आएगा नए डेटा के लिए, क्योंकि ऐसा भी अगर कुछ डेटा आया तो उसका क्या होगा, वो सही से आंसर नहीं करेगा, है ना। तो यही हमारा क्या करता है, एआई होते हैं। एआई में कितना एक्यूरेसी मिलता है अभी हमें, 91, 91 to 93%। तो आपका डेटा कितना एक्यूरेट है और उसमें कितना एक्यूरेटली पैटर्न फाइंड हो पा रहा है, देन वही क्या करता है, मशीन लर्निंग आपको प्रेडिक्ट करके देता है। अगर आपने डेटा सही से नहीं किया डेटा, तो क्या होगा, वो सही से ट्रेन नहीं होगा, तो सही से पैटर्न नहीं फाइंड होंगे, और सही से पैटर्न फाइंड नहीं होगा तो क्या होगा, रियल टाइम प्रेडिक्शन सही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा कि मशीन लर्निंग का यूज, मशीन लर्निंग क्या कर रहा है, ये 2 और ये 1 हमें फाइंड करके देता है। जो ह्यूमन के लिए क्या आता है, थोड़ा सा टाइम टेकन होता है ना। उस टाइम को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो हमने बोला कि ये एक्स है ये वाई है, इसके बेस पे बताओ क्या पैटर्न हो सकता है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैनुअली पैटर्न फाइंड किया। अगर हमारे पास लार्ज डेटा होगा तो क्या होगा, कि आप वहाँ पे मैनुअली फाइंड नहीं कर पाओगे, है ना। तो वहाँ पे क्या करोगे, कि आप नॉर्मली ये इक्वेशंस कौन सा था बता सकते हो, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, ये किस चीज का इक्वेशन है बता सकते हो, है ना। तो ये लाइन इक्वेशंस बन रहा था, है ना। तो आपको सिर्फ ये बताना रहता है कि जो मेरे डेटा का पैटर्न होगा, ये इस इक्वेशंस को आप फॉलो करो, और इसमें से एम और सी की वैल्यू क्या करो, आप फाइंड करके दे दो। तो यही चीज हमें सिर्फ देना पड़ता है कि कौन सा एल्गोरिदम पास करेंगे, इसके बेस पर हमारा पैटर्न फिक्स हो जाए, है ना। तो यही एल्गोरिदम जो हम लोग क्या करते थे, मशीन लर्निंग में पढ़ते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा था मशीन लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन, मैम ने तो पढ़ाया था ना, कौन से मैम ने, तो लीनियर रिग्रेशन से ही करता है हमारे, ठीक है। इसी तरीके से नॉन लीनियर रिग्रेशन से भी होते हैं, बंदे इसलिए बाहर से आ रहे हो ना, चालू है रिमोट किसके पास है, रिमोट पे। हम्म, बड़ी जल्दी आ गए। अरे सर क्या बताया, 15 मिनट में आ रहा हूँ, ये वो बड़ा बेटा है। और और टाइम कितने बजे का दिया था, 8 बजे दिया था, 8 बजे मतलब तो 8 बजे ही आ रहे थे, 8 बजे आ गए थे, इसने हमें देख भेज दिया कि शटर लगा हुआ है, बताओ। किसने,
मैंने ये कब लिखा कि बताओ। मतलब सर हम मान लिए, मैंने कहा अभी क्या करेंगे जाके जब शटर ही लगा हुआ है। दस, देखो 8 से 8-10 के बीच में खुल जाता है। कितने बजे खुल गया होगा? 8-10 में खुल गया होगा। चलो इधर देख लो। तो आपको पता चला कि कहाँ पे हमें क्या होगा, मशीन्स को चीजें सिखानी पड़ेगी। तो हम मशीन्स को सिखाते हैं ताकि क्या हो, रियल टाइम में वो आंसर कर सके। तो मशीन्स को हमने सिखाया कि यहाँ पे 2 कैसे लाना है और 1 कैसे लाना है, और इसके बेस पे वाई भी। ठीक है। अब इसी के बेस पे क्या होगा कि आप इसी इक्वेशंस को फॉलो करोगे और आपका क्या होगा, हमेशा आंसर मिलता रहेगा रियल टाइम में। रियल टाइम मतलब जैसे ही एक्स डालोगे वैसे ही आपको क्या होगा, कैलकुलेट होकर वाई मिलेगा, है ना। तो ये क्या होगा, रियल टाइम हो गया। तो रियल टाइम चीजों को अपडेट या फिर रियल टाइम प्रिडिक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस का यूज करते हैं। और ये जो इक्वेशंस हम बना रहे हैं किसके थ्रू बना रहे हैं, मशीन्स को सिखा के कि यहाँ पे 2 होना चाहिए और यहाँ पे 1 होना चाहिए, वो सीख रहा है। ठीक है। जैसे मैंने भी आपको अभी सिखाया किस तरीके से, तो एक्स रख के वाई रख के, देन जो हमारे पास वैल्यू था उसका ये आउटपुट था, ये वैल्यू था, ये आउटपुट था, ये वैल्यू था, ये आउटपुट था। तो हमने नेक्स्ट वैल्यू दिया और इसका आउटपुट क्या होगा ये मैंने पूछा। तो आप क्या किए, इस वाली चीजों से सीखा और इसके बेस पे क्या किया, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया, है ना। तो यही चीज मशीन भी करता है कि आप जो डेटा देते हो उससे कुछ सीखता है, और वहां पे वो जो चीज देखता है, जो पैटर्न देखा, उसी को क्या करता है, नेक्स्ट वाले डेटा के साथ अप्लाई कर देता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। ठीक है। तो मशीन लर्निंग का यहाँ पे एडवांटेज मिल गया कि आप रियल टाइम में कर सकते हो। ठीक है? अब क्या रहेगा, मशीन लर्निंग में कौन कौन सा एल्गोरिदम देखा था, तो सब में क्या था, इक्वेशन था, है ना, कि आपका डेटा पे डिपेंड कर रहा था इक्वेशंस। ठीक है। अच्छा ले गया तो ले आया। जैसे तुम्हारा काम क्या है उसमें एक नौकरी के बाद नौकरी के बाद भाई मेरे को तो नींद आ रही है भाई मैं मेट्रो मैंने बोला भाई 11 बजे की बात करता भाई भैया कह रहे 30 मिनट में लग जाए। अभी सारा ऋषि की क्यों आ रहे थे ऑर्डर करने लग जा रहे हैं लंच आ गई स्टैंड होगा ना यार ये क्या है ऐसे ना यार मतलब बेटर हुआ छोटा ही पड़ेगा तो 8 बजे आने में स्कूल से 7 से पहले की घंटे मेरे को कितने बज गया था कितनी चीज डाली पेट्रोल में थोड़ा साली रहे मेरी डाली 15 और ब्लड नहीं पाउडर नहीं आया 15 मेरा मैसेज जुड़वा हाथ मेरे को मेरा पाउडर नहीं कर पाऊंगा तेरे को 6 साल में 3 बजे बताऊंगा उसने से कहा आप इसको देखा पता है भाई अभी तो सर्दियां शुरू होने हैं उसने मेरे से कहा मशीन लर्निंग का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, पिछले क्लास में कुछ पढ़ा होगा। तो पहले पढ़ा था वो तो बहुत ज्यादा तो एक ही तो सिंपल एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ नहीं, हाई लेवल पे कुछ नहीं कर सकते हैं। टास्क ऑटोमेट नहीं होता इसमें, इसमें पैटर्न फाइंडिंग होती है बस। बस फिर बाकी उसको कोड करके क्या आता है, कनेक्ट करते हैं सारी चीजों से, तब वो ऑटोमेट होता है। ठीक है? दूसरा कि रियल टाइम में आपको देगा, इसमें क्या था कि मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, अलग अलग एल्गोरिदम्स थे। कौन कौन सा एल्गोरिदम था, लीनियर और नॉन लीनियर, याद है। लीनियर में क्या थे, तो हमारे पास लाइन इक्वेशंस था y इक्वल टू mx प्लस सी। नॉन लीनियर में क्या थे, एसवीएम था, केएनएन था, देन डिसीजन ट्री था, देन असेंबल टेक्निक्स थे। इस तरीके से अलग अलग थे, है ना? तो जितने जितना हमारे पास डेटा होता था उतना क्या होता था, अलग अलग एल्गोरिदम्स होते थे, है ना। अब इस एल्गोरिदम में क्या होता था बता सकते हो कि हर एक एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस होता था।
सोचो सर्च करके भी देखो था अभी तो AWS भी पढ़ता हूँ 8 घंटा पढ़ा मैं शुरू हुआ दोबारा 5 साल उसमें पता दोबारा शुरू हुआ मैं तो अगर तो टाइम लगा मैंने ठीक है आराम से तेरा बहुत स्टेट में कॉल है ना के बाद तेरा हमारी क्लास में बच्चे तो आज घंटे से भी कम समय तेरे पास ही ईमेल मैं क्यों आया हो मैं क्लास का मैं तेरे से पूछ लेता तो मेरे रहने पूछ रही कि वो फ्यूचर में दिख रहा है आज आया मैंने कौन सा क्लास में क्या अब आ रहा है सब खत्म एक और कर सकते हैं वीकेंड और पार्टी वार्टी नहीं थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टी हार्ड कॉपी में लेना सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी मेरे को तो तेरे को नहीं मिलेगा ये हार्ड कॉपी की जरूरत है अबे बेंच पर बनाने के लिए मार सकती तुमने उसको वो करके क्या अभी भाई माने को कैसे वो पार्टिसिपेट हो ठीक है 5 मिनट के लिए बस उसके बाद 58 फिर 54 आया फिर 55 फिर 58 फिर पास नहीं भाई हमने दो वीक का काम नहीं कर सही से बढ़िया बात है लिया साढ़े ये कालो पर थैंक यू एग्जैक्टली क्या मिलेगा कहाँ से? बिना ढूंढे कुछ नहीं मिलता, ढूंढो तो भगवान भी मिल जाता। तो माइंड में थोड़ा सा बोर्ड नहीं रहेगा दिन ही खराब हुआ है वो बाद में देखेंगे, सिंपली सर्च करके बताते हैं। तो हर एक एल्गोरिदम में क्या रहता है? इक्वेशन रहता है, ठीक है। हर एक एल्गोरिदम का अपना एक इक्वेशन होगा, है ना। तो मान लो मेरे पास क्या है, 100 टाइप्स का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डेटा है। तो क्या हम 100 अलग अलग इक्वेशंस पढ़ेंगे? पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर क्या होगा, टाइम लग जाएगा और सारी चीजें याद भी पॉसिबल नहीं होगी, है ना। दूसरी चीज है कि मान लो मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ नया आते रहेगा, तो क्या हम नया चीज बनाते रहेंगे? तो हम क्या कहते हैं, इन्हीं चीजों को जनरलाइज कर सकते हैं। अगर आप क्या करते हो, किसी भी चीज का जनरलाइज केस यूज करते हो, तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि एक ही चीज आप बार बार कहीं पे भी किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या था, हर एक एल्गोरिथम्स के लिए अलग अलग इक्वेशंस थे, तो हमने एक जनरलाइज इक्वेशंस बना रहे थे। पहला ये हो गया। दूसरा, मशीन लर्निंग में जो फीचर्स होते थे कि जितने भी कॉलम थे, हम डिसाइड करते कि कौन सा कॉलम यूज करेंगे और कौन सा कॉलम यूज नहीं करेंगे। तो फीचर एक्सट्रैक्शन सिलेक्शन का काम हम खुद से करते थे, है ना। तो क्या होगा कि मान लो आपके पास एक इमेज है, इमेज हमेशा क्या होता है, किस फॉर्म में होता है? नंबर्स के फॉर्म में होता है, देखा है, पिक्सल्स बोलते हैं इमेज। ये दिख रहा है,
सिंपल होता है कि आप जब भी फोटो क्लिक करते हो तो आपको पिक्सल दिखता है ना। पिक्सल मीन्स कि आपने कितने पिक्सल्स का इमेज खींचा है। तो जितना ज्यादा पिक्सल होता है इमेज क्या होता है उतना क्लियर होता है ना। और पिक्सल बेसिकली किस तरीके से दिखता है आपको, जब जूम करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, बॉक्स बॉक्स टाइप का, है ना। और बॉक्स में क्या होता है, बॉक्स में कलर होते हैं, है ना। कि यहाँ का अलग कलर होगा, यहाँ पे अलग कलर होगा, अलग अलग कलर्स होंगे, है ना। और चूंकि हमें क्या है कि हर एक कलर का एक नंबर होता है, ठीक है। तो एट द एंड आपको जो दिखेगा इमेज, ज्यादा जूम आउट करोगे, जूम इन करोगे और नंबर फॉर्मेट देखो तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। अब इसमें से क्या है कि जब भी आप गूगल सर्च करते हो तो कैसे पता चलेगा कि ये इमेज में मुझे यही चीजें दिखानी। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिंपल एग्जाम्पल सुना होगा कैट और डॉग का, कि आपको एक इमेज दे दिया गया है, अब उसमें से बताना है कि ये कैट होगा या डॉग होगा। तो कैसे आप डिसाइड करते हो, बताओ। कि हमारे पास कैट और डॉग का इमेज है, तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये कैट है और ये डॉग है, देख के। हम्म, तो क्या क्या फीचर्स दिख रहे हैं। तो ये आप देखोगे, ईयर्स, नोज, आईज, ये सारा चीज आप देखते हो, एंड देन दोनों में क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट होते हैं, है ना। ये हमें आवाज के लेवल पे नहीं जाना है, इमेज के लेवल पे जाना है। हाँ, बोल सकते हैं, बट अभी क्या है, नॉर्मली आपको इमेज दिखा रहे थे, इमेज के बेस पे ही आपको बताना है अभी। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे चीजें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि मुझे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ ये रखता और इसका सिर्फ ये रखता तो आपको क्या होता, ज्यादा नहीं पता चलता। दूसरा, अगर मैं इसका आई रखता तो पता चलता था आई तो दो, मान लेते ईयर रखते हैं तो क्या होता, तो थोड़ा सा आपको नहीं पता चलता कि आपने क्या किया, अलग अलग चीजें कंबाइन किया, फिर आपने क्या किया बताया, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, ये चीजें पहले से देखे हो इसलिए बता पा रहे हो। कि मान लो कुछ ऐसा इमेज आ जाए जो आपने कभी देखा ही ना हो, एलियन कैसा दिखता है बता सकते हो। तो एलियन जिसको जैसा दिखाया गया होगा वैसा ही उसको समझ में आएगा, है ना। हम्म, लेकिन रियल में क्या ऐसा ही होगा, आप बता सकते हो। तो मतलब हमें जैसा बताया जाता है, जैसा हमें सिखाया जाता है, हम वैसा ही बता सकते हैं, है ना। तो ये रहता है प्रिडिक्शंस की कौन सी चीजें किस तरीके से दिखेगी, है ना। अब ये चीज क्या है कि आपको मशीन्स को बताना है। मान लो कि ये क्या है, एक इमेज है, और इस इमेज में क्या है, कुछ इस तरीके से बॉक्स बनेगा। बॉक्स बन गया मतलब आपके पास अलग अलग कॉलम्स हो गए, और इस तरीके से अलग अलग रो हो गए, ठीक है। प्राइस प्रिडिक्शंस का आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा, हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस का, एमएल पे। कि आपके पास क्या रहेगा कि नंबर ऑफ रूम्स रहेंगे, एरिया रहेगा, लोकेशंस रहेगा, एंड देन उसके बेस पे बताना है कि क्या प्राइस होगा। देखा था। नहीं सर, हमारा कुछ दूसरा बताया था। क्या चीज़ था, तो शायद क्रिकेट वाला बताया क्रिकेट में क्या था, सर, उसमें कि रन स्कोर वगैरह। प्रिडिक्ट करना। कि मान लो क्या है कि प्लेयर का नेम, कौन से टीम से खेल रहा है, इस तरीके से अलग अलग चीजें उसके बेस पे बताना है कि आपका वो कितना रन बना सकता है। ये था, मान लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या करें, अलग अलग फीचर्स कि अगर क्या प्लेयर के नेम से आपको पता चलता है कि अगर ये प्लेयर रहा तो क्या कर सकता है, 100+ मार सकता है, अगर ये प्लेयर रहा तो 0 में आउट हो सकता है ना। तो आप इस तरीके से क्या करते हो, आपको पता चल जाता है कि कौन सा कॉलम रखना है। कि मान लो ये क्या है हमारे पास, एम्पायर के बेस पे है, ठीक है। अब आपको प्रेडिक्ट कर, क्या एम्पायर का एक कॉलम रहेगा, वो रन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा, होता है। जो एम्पायर है, कोई भी प्लेयर 100+, 200+ मारेगा या नहीं मारेगा, वो एम्पायर पे ज्यादा डिपेंड करता है, नहीं नहीं ना। तो मतलब आप बता पा रहे हो कि ये कॉलम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे बता पा रहे हो, कि आपको पता है, आप क्रिकेट देखते हो इसलिए, है ना। बाकी कौन सा प्लेयर है, कौन सा क्या है स्टेडियम है, उस पर भी डिपेंड करता है। देन और भी चीजें होंगी कि वो कौन से टीम से खेल रहा है। तो ये क्या होगा कि ये कॉलम्स आप रखते हो और ये नहीं रखते, क्यों, क्योंकि आपको इस डेटा का नॉलेज है ना। अब इसमें भी क्या रहेगा, इसी तरीके से आपके पास इमेज है, ये इमेज क्या होगा, नंबर के फॉर्म में होगा। तो ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, 7 और 8, ठीक है। ठीक है, अब इसके बेस पे क्या करना है कि कौन सा कॉलम रखना है, कौन सा कॉलम नहीं रखना है, कैसे पता चलेगा। इसमें आप देख के बता सकते हैं कौन सा कॉलम रखना है, कौन सा कॉलम नहीं रखना है, इस इमेज के बेसिस पे। अगर मुझे कैट और डॉग का क्लासीफाई करना तो बता सकते हैं।
तो डायरेक्टली अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ये कॉलम रख सकते हैं, तीसरा रखेंगे, चौथा रखेंगे, देन छठा, सातवां ये रख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इतना हम क्या करेंगे, ये दो कॉलम यहाँ से उठा लेंगे, ये दो कॉलम यहाँ से उठा लेंगे, तो हमें क्या होगा, प्रॉपर इमेज मिल जाएगा, है ना। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, देख के बता रहे हो, है ना। अगर यही चीज सिर्फ नंबर में रहे, यही चीज क्या रहेगा आपके पास, इधर उधर कहीं पे भी हो सकता है। या तो दूसरा, एक और इमेज लेते हैं इसी में, अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास दोनों फीचर्स एक ही साथ आ रहे हैं। अब हमें कहाँ से कहाँ तक का कॉलम, कहाँ से कहाँ तक का रो लेना होगा। तो आपके पास क्या होगा, इस तरीके से अलग अलग डेटा आएगा। और चूंकि आपको पता है कि मैंने एक ही इमेज लिया कैट और डॉग का, और सब में क्या है, अलग अलग तरीके से है ना। कि मैंने बोला कि तीसरा कॉलम लेना है, चौथा कॉलम लेना है, छठा और सातवां, तो हर एक इमेज में क्या सेम कॉलम लेंगे नहीं। तो ये कॉलम भी चेंज होगा, तो जो मशीन लर्निंग में पॉसिबल नहीं होता। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आप जितना इनपुट देते हो उतना ही प्रिडिक्शंस के टाइम में भी इनपुट देना पड़ता है। अगर हम 4 कॉलम का इनपुट दिया है तो प्रिडिक्शन टाइम में 4 कॉलम की वैल्यूज डालनी पड़ती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इमेज चेंज होगा, लेकिन क्या है, चीजें तो सेम है। तो इसमें क्या होगा कि ये सारे कॉलम्स इंपॉर्टेंट हो गए, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, मशीन लर्निंग फेल हो जाता है ना। कि कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, अगर हम मैनुअली सर्च कर रहे हैं, मैनुअली दे रहे हैं, तो क्या होगा कि सेम डेटा क्या होगा, अगर दूसरे तरीके से दिखेगा तो वो वहाँ पे फेल हो जाता है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, जो फीचर सिलेक्शन का काम होगा वो किसके ऊपर डाल देंगे, मशीन्स के ऊपर डाल देंगे। ठीक है, तो वही हमारा डीप लर्निंग करता है। ठीक है, कि भाई फीचर सिलेक्शंस भी आप खुद से कर लो, एंड देन फीचर एक्सट्रैक्शंस भी, और पैटर्न सिलेक्शंस भी, तीनों काम क्या करेगा, ये खुद से करेगा, है ना। अब इसमें फिर क्या आएगा कि मान लो उसको फीचर सिलेक्शंस के लिए भी खुद से बोल दे रहे हैं, तो इसको कैसे पता चलेगा कौन सा फीचर्स किसका होगा। मान लो आपके पास इस तरीके से भी है, इस तरीके से भी, इस तरीके से, इस तरीके से अलग अलग इमेज है, और कैट का कौन सा है, डॉग का कौन सा है, उसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो नहीं बताया है ना हमने। तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें लेबल डेटा डालते हैं। याद है कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बताते हैं कि आप ये इमेज ले रहे हो, इसके अंदर इस तरीके से बॉक्स बना रहता है, और ये क्या है, कैट, ये बताना पड़ता है। ये इसके अंदर डॉग है, तो डॉग बताना पड़ता है। इस तरीके से हम क्या करें, 1000 2000 इमेज डाल देंगे, तो वो क्या होगा, सीख जाएगा कि अच्छा इस तरीके से दिख रहा है तो ये डॉग हो सकता है, अच्छा इस तरीके से दिख रहा है तो ये कैट होगा, अच्छा इस तरीके से वो दिख रहा है तो वो क्या होगा, कैट होगा, अच्छा इस तरीके से दिख रहा है तो वो डॉग होगा। वो क्या करेगा, हर एक फोटो से जनरलाइज चीजें निकालेगा, है ना। जैसे जनरलाइज निकालेगा, तो नया फोटो जैसे ही पास करोगे तो वो क्या करेगा, इसके फीचर्स को मैच करेगा, इसके फीचर्स को मैच करेगा। ये किसकी तरह से मैच हो रहा था, कैट की तरह से, तो कैट हो गए। इसकी फीचर किसी तरह मैच हो रहा है तो डॉग, तो ये डॉग बता देगा। ठीक है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे है डीप लर्निंग का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रेन किया, ट्रेन के बेस पे मैंने क्या किया कि कोई भी आप इमेज डालोगे तो वो बता देगा। ठीक है, तो क्या हो गया कि हमें डीप लर्निंग पे इसलिए स्विच हुआ, पहला, हर एक डेटा के लिए अलग अलग एल्गोरिदम पढ़ना पड़ रहा था। टोटल कितने एल्गोरिदम पढ़े थे, 10 12 हमने पढ़ा था, है ना। तो क्या था, अलग अलग टाइप के अलग अलग एल्गोरिदम थे। फिर वहां पे हमारा क्या था कि क्या कोई एक ही एल्गोरिदम हो सकता है। तो डीप लर्निंग में क्या होता है, सिंपली आप लीनियर रिग्रेशंस और एक्टिवेशन फंक्शंस की हेल्प से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज क्या था कि फीचर कलेक्शंस का, फीचर एक्सट्रैक्शंस बोलते हैं, कि इसमें फीचर मशीन लर्निंग में खुद से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था। इसमें क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये दो बिगेस्ट क्या थे, एडवांटेज थे, जो हमें क्या मिलेगा, डीप लर्निंग में मिलेगा। लेकिन क्या होगा, इसके साथ इसके डिसएडवांटेज भी आएंगे। डिसएडवांटेज क्या रहेगा, एरर तो मशीन लर्निंग में भी आता है, मशीन लर्निंग में भी एरर आएगा, डीप लर्निंग में भी एरर आएगा, है ना। तो इसका डिसएडवांटेज क्या रहेगा कि मान लो आप क्या बता रहे हो कि ये डॉग होगा, ये कैट होगा, तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा यूज डालना पड़ेगा। मतलब आपके पास जो डेटा का साइज होगा वो ज्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर बचपन में पढ़ाते थे, याद है बचपन में कोई भी चीज पढ़ते थे, या फिर क्या बोलते हो कि मैं अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता, अगर मैं वही 10 बार 15 बार प्रैक्टिस कर लूँ तो वो चीजें क्या समझ आ जाता है। तो यही चीज डीप लर्निंग के साथ भी होता है। अगर आपने एक दो इमेज के बेस पे इससे पूछा तो वो कंफ्यूज रहेगा हमेशा। तो जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो एक्सपीरियंस करेगा, और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उतना ज्यादा क्या करेगा, वो एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेगा। तो डीप लर्निंग में जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो डेटा का होता है।
कि डीप लर्निंग में क्या होगा, बहुत ज्यादा डेटा का रिक्वायर्ड करेगा। तो ये क्या हो गया, पहला डिसएडवांटेज। लेकिन इसका एडवांटेज भी क्या है कि आजकल बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आ गया है। बिग डेटा मतलब कि जितनी भी चीजें हैं वो सारा ऑनलाइन है, और जो जो चीजें ऑनलाइन रहती है उसमें क्या होता है, डेटा जनरेट होता है। तो डेटा भी हमारे पास क्या है, अच्छा खासा है। तो हम इसीलिए क्या कर रहे थे, डीप लर्निंग में स्विच कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या होगा, स्लो, जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा क्या लगेगा, कंप्यूटेशन पावर लगेगा, है ना। अभी अगर कोई किसी ने इमेज एडिट किया होगा तो रेंडरिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है, रेंडरिंग, रेंडर करते हो, अलग अलग चीजें आपस में कंबाइन करते हो। अगर आप किसी ने वीडियो एडिटिंग किया होगा तो उसको भी पता होगा कि अगर आपने एक नॉर्मल 1 मिनट का वीडियो बनाया और उसमें अलग अलग एलिमेंट ऐड किया है और आप उसको 4K पे बना रहे हो, अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो 1 से 2 घंटा वो लगा देता है सिर्फ रेंडरिंग। ग्राफिक्स कार्ड है तो 10-15 मिनट में कर देता है। तो आप क्या कर रहे हो कि जितना ज्यादा डेटा ऐड करोगे, जितना ज्यादा क्वालिटी ऐड करोगे, उतना ज्यादा क्या होगा, कंपटीशन, और जितना ज्यादा कंपटीशन उतना ज्यादा क्या होगा, टाइम लगेगा। मान लो आपका 4 GB का है सीपीयू, ठीक है, लेकिन जो हमने बनाया है यहाँ पे डेटा, उस डेटा में कितना है, 10 GB का डेटा है। तो बताओ। नहीं, अगर जैसे मान लेते हैं अगर आप 10 GB का डेटा लेंगे, अगर हम 4 GB का डेटा लेंगे सर, हाँ, तो भी 4 घंटे लगेगा, तो 2 घंटे नहीं, इसमें फिर आ रहता है कि आकर जैसे आप क्या बोलते हैं, फोटो या इमेज जनरेट करवा रहे हो, तो जो आपका वो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम क्या होता है, जो आपने मॉडल्स बनाए थे, जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी में जो पैटर्न होगा उसका साइज कितना होगा बता सकते हो? क्या चीज, वो तो मशीन लर्निंग का हो गया। जो अभी हम जो भी मॉडल यूज करते हैं वो डीप लर्निंग का होता है, मशीन लर्निंग हमारा बेस रहता है। ठीक है। मशीन लर्निंग में क्या रहता है कि जब हमारे पास डेटा ही कम हो, पहला डेटा कम हो और दूसरा सिक्योरिटी, अगर दो चीजें हैं तो आप क्या करते हो, मशीन लर्निंग पे काम करते हो। ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट भी रहता है फील्ड में अभी भी, है ना, सिक्योरिटी का और डेटा लेस का, कि कोई ऐसा फील्ड है जहाँ पे डेटा हमें मिल ही नहीं रहा, तो फिर क्या करोगे, डीप लर्निंग में नहीं जा पाओगे। ठीक है। जहाँ पे हमारे पास डेटा है क्या क्या करते हो, डीप लर्निंग में चले जाओ। जैसे अगर एक मॉडल का हम लोग बताएं, कोई भी एक मॉडल ले लेते हैं, ओलामा, सुना है ओलामा, चैट जीपीटी, डीप सीक, तो ये जितनी भी चीजें हैं वो फ्री में आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। लेकिन फ्री में यहाँ पे सिर्फ आप डाउनलोड कर सकते हो, और आपको चलाना होगा तो अपने लैपटॉप में चला सकते हो। ठीक है। और एक मॉडल का साइज देखोगे तो आपको कितना दिख रहा है, 5 GB दिख रहा है। लेकिन ये क्या है, डीप सीक का अलग अलग वेरिएंट है। ठीक है। अगर आपको क्या करना है, इसका बेस्ट वेरिएंट चाहिए जिसके पास क्या होगा, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी, तो उसका अगर साइज देखोगे, दिख रहा है, तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा होगा, दिख रहा है, 43, 400 GB, 1 GB, 1.9, यहाँ पे दिख रहा है। और भी देखोगे, 16 GB, 600 GB, 700 GB, 1.3 TB। तो इसमें बेसिकली स्टोर क्या है, 1.3 TB तक देखोगे आपका गया हुआ है। अब बेसिकली ये है क्या, जैसे मैंने अभी आपको एक इक्वेशन बताया था, y = 2x + 1, है ना। तो ये क्या था हमारा, एक पैटर्न था, एग्जाम्पल जो हमने दिया था यही वाला दिया था। ठीक है। अब इसमें कितने लर्निंग पैरामीटर्स हैं, लर्निंग पैरामीटर्स मतलब जो हम चेंज कर पा रहे थे। ये आगे सरबजीत बताओ, इसमें क्या नाम है, रमनदीप, तो कौन है सरबजीत, कोई दूसरा बैच में फिर, रमनदीप, इसमें कौन से लर्निंग पैरामीटर थे, लर्निंग मतलब इसके बेस पे वो पैटर्न सीख पा रहा था। तो ये हमारा फिक्स था, ये भी हमारा फिक्स था। चेंज क्या कर रहे थे, एक इसको चेंज कर पा रहे थे और इसको चेंज कर रहे थे, है ना। तो अगर ये दो चीजों को चेंज कर रहे थे तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है। और इसमें कितने पैरामीटर है, तो 2 पैरामीटर है। हाँ? इस तरीके से क्या होगा, ये पैरामीटर ही क्या होते हैं, पैटर्न होते हैं। ठीक है। और इस तरीके से क्या करते हो, आप पूरे डेटा से ट्रेन करते हो। तो ये क्या होगा कि मान लो जो दो डेटा है, इसने लिया है 2 KB लिया है। ठीक है। 2 KB क्या है, इसका साइज है, मान लेते हैं अभी दो वैल्यूज है, दो पैटर्न है, तो क्या होगा, 2 KB हो गया। तो आपको क्या करना है कि और भी पैटर्न इससे एक्सेप्ट करने हैं, तो जितना ज्यादा पैटर्न होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इसकी साइज बढ़ेगी, क्योंकि उतना ज्यादा क्या होगा, वैल्यूज ऐड होंगे। और जितना ज्यादा ये होगा वही ये रहता है, कि जितना ज्यादा आप पैटर्न एक मॉडल में रखना चाहते हो कि वो क्या करे, हर एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर ले।
कि वो हर एक पैटर्न के बेस पे क्या करे, चीजें सॉल्व कर दे। तो ये क्या होगा, इसकी मेमोरी की साइज बढ़ेगी, दिख रहा है। तो ये क्या है, 1.3 TB है। और जब भी आप कुछ भी लिखते हो चैट जीपीटी में कि क्या कर रहे हो, कि इमेज जनरेट करवाना है, तो मैंने बोला जनरेट अ कैट इमेज, तो वो क्या करेगा, ये कैट वाले का जो प्रॉम्प्ट पास किया इसके पास जाएगा और 1.3 TB से में क्या करेगा, इसको मैच करवाएगा कि ये इसके लिए कौन सा पैटर्न बेस्ट है। ठीक है, अब जैसे देखा कि ये पैटर्न बेस्ट है तो वो क्या करेगा, उसके बेस पे आउटपुट आपको दे देगा। तो अगर ये 1.3 है, अगर इसमें इसको सर्च करना है तो इसके लिए क्या चाहिए, सीपीयू। और कितने जीबी का होता है, मतलब रैम चाहिए होगा। रैम कितने का होता है आपका, 4 8 16 32। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, फाइंड करने में स्लो हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। देन उसी में क्या लगता है, हम लोग जीपीयू डालते हैं। ठीक है, जीपीयू डालेंगे क्या होगा, सीपीयू से फास्ट होगा, लेकिन उसका भी क्या आता है कि मान लो 8 GB 16 GB तक कर सकते हैं। बट इसमें जो इसमें दे रखी है, देखो 4 months का पुराना है, और अगर आप ऊपर देखोगे तो लेटेस्ट वाला है, सब तो लेटेस्ट वाला होता है। मान लो इसमें क्या है, इसमें आप हर एक बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सा देखो, आपको क्या करना है, मार्केटिंग से रिलेटेड एआई का कंटेंट जनरेट करना है, या मार्केटिंग से रिलेटेड ही आपको एआई का यूज करना है। तो जितने भी एक्स्ट्रा पैटर्न है वो आपके किसी काम का है नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा पैटर्न है हम उसको हटा देंगे। अगर हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके साइज छोटा हो जाएगा। तो छोटा होगा तो मार्केट के हिसाब से क्या होगा, आप अपना यूज कर सकते हो, क्योंकि छोटा होगा तो फास्ट होगा, फास्ट होगा तो आपको रिजल्ट जल्दी। तो ये समझ में आया। तो यहाँ पे जो अलग अलग साइज दिख रहा है वो अलग अलग वेरिएंट दिख रहा है, अलग अलग काम के लिए। ठीक है, कि हमारा जो चैट जीपीटी है वो सारा काम कर सकता है, या तो डीप सीक है वो सारा काम कर सकता है। लेकिन क्या होगा कि आप सारे काम वाला का यूज करोगे तो उसका साइज भी ज्यादा होगा, है ना। ये मल्टीटास्किंग है, लेकिन क्या करेगा, उसको फिर आपको अच्छे से बताना पड़ेगा, ये थोड़ा सा स्लो रहेगा। स्लो क्यों रहेगा, आपके पास जीपीयू नहीं है। अगर ऑन एन एवरेज 8 GB का जीपीयू खरीदते हो, उसकी प्राइसिंग कितनी जाती है, पता नहीं। ऑन एन एवरेज 40,000 तक चला जाएगा, 40 से 50। 8 GB का अगर जीपीयू लेटेस्ट वर्जन का खरीदते हो तो एटलीस्ट 50-50। इसके लिए अरे वो एक नहीं, अगर आपको कोई भी एलएलएम मॉडल यूज करना है अपने लोकल सिस्टम में तो मिनिमम 40-60 का चाहिए होता है। ठीक है, और वो भी 12 GB का। अगर आप क्या कर रहे हो 50-50 पे जाओगे तो 8 GB में काम चलेगा, लेकिन वो मीडियम तक ही काम करेगा, एडवांस लेवल पे आप काम नहीं कर सकते, है ना। तो फिर क्या करना पड़ता है हमें, तो जो आप इतने का खरीदोगे इससे बेटर रहता है आप क्लाउड में चले जाओ। क्लाउड में पर आवर चार्ज होगा। ठीक है, कि 200-300 रुपये पर आवर चार्ज होगा इसका, जीपीयू का, कि जितना आप जीपीयू यूज कर रहे हो उतने का चार्ज लगेगा, और ये क्या होगा, फास्ट रहेगा। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 200-300 जीबी का जीपीयू वो दे देता है पर आवर का। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मुझे इतना यूज करना है तो आप क्या कर सकते हो, क्लाउड के बेस पे जाते हो। और जितना भी ये ट्रेनिंग होता है, सारी चीज होती है, वो सारा चीज क्लाउड पे होता है, या फिर बड़ी कंपनी ही कर सकती है। छोटी कंपनी के पास इतना रिसोर्स नहीं है। और ये फ्री क्यों होता है, ये फ्री क्यों होता होगा, ये सारा चीज फ्री है आपका, आप डाउनलोड करो यूज करना स्टार्ट करो। लेकिन आपके पास रिसोर्स होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एआई कम्युनिटी है वो ओपन सोर्स है। कि एआई में क्या रहता है, रिसर्च में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो अगर ये कंपनी सिर्फ रिसर्च करवाएगी उसका क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। और वही चीज़ मैं क्या करता हूँ, कंपटीशन के बेस पे करवा देता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ प्राइज मनी ही देना पड़ेगा। और उसके लिए मेरे लिए कितने लोग काम करेंगे उस टाइम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हजारों लोग सॉल्व करेंगे। तो मान लो आपको भी क्या चाहिए, मैंने रख दिया 1 करोड़ प्राइज मनी रख दिया। ठीक है, तो आपको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, तो सारे क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम पे काम करेंगे। अगर वही मैं सबको हायर करके क्या करता, काम करवाता, तो उसमें ज़्यादा पैसा लगता। तो अगर आप देखोगे तो केगल में इसी तरीके से कॉम्पिटिशन हमेशा दिखता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपना कॉम्पिटिशन लॉन्च करती है जो ओपन सोर्स रहता है। ठीक है, क्या चीज़, ये दिख रहा है डॉलर्स में रहते हैं। तो ये क्या है, ओपन सोर्स है, मतलब ये जो बनाएगा बंदा वो इसको फ्री में रखेगा। फ्री में रखेगा तो क्या होगा, कोई भी बंदा इसको यूज कर सकता है। लेकिन इसको बनाने के लिए कॉम्पिटिशन हायर करवाया किसने, तो इसमें साथ ही साथ कंपनी का लोगो भी होगा, दिख रहा है। तो अलग अलग कंपनी है, तो अलग अलग कंपनी ने अपना अपना रखा हुआ है। और देखोगे तो सारा क्या है, अपना अपना कॉम्पिटिशन के बेस पे। अब इसमें ये सॉल्व करके देगा तो उसका क्या होगा, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पहला ये होगा। दूसरा कि वो पूरे 1000 लोगों में से क्या करेगा, जो टॉप 3 के होंगे उसको वो हायर कर लेगा, समझ में, प्लस और उसको ये पैसा भी दे देगा। इसका विन विन सिचुएशन हुआ दोनों के लिए। तो इसीलिए क्या है, पूरा एआई कम्युनिटी ओपन सोर्स है।
अब फिर उसके बाद क्या करती है कि उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट करती है, उसको क्या करती है वो क्लोज रखती है, जैसे चैट जीपीटी करता है। जैसे हमारे पास जो चैट जीपीटी है वो ओपन सोर्स है, ठीक है, लेकिन उसी में क्या किया इन्होंने, जीपीटी का ही अलग अलग वर्जन बनाया। कि जीपीटी हमारा जब आया था 2017 में, तो 19 में इन्होंने क्या किया था, बेसिक वर्जन बनाया था जो कुछ भी कर सकता था, मतलब एकदम बोल सकते हो नॉर्मल था। फिर 2022 में उन्होंने क्या किया था, उसी चीज को ऑप्टिमाइज किया अपना एक टीम बना के। ओपन सोर्स से उन्होंने क्या किया, क्लोज सोर्स, लेकिन उस समय भी क्या बोला था इन्होंने कि ओपन सोर्स ही रखेंगे, याद है। तो फिर क्या हुआ कि 2022 में आया, पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो इसको फंडिंग की जरूरत पड़ी, माइक्रोसॉफ्ट ने फंड किया। अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बोला कि आपको इसको क्लोज सोर्स रखना है। क्लोज सोर्स मतलब ये फ्री में नहीं रखना आपको अपना मॉडल, तो इन्होंने अपना क्लोज सोर्स बना दिया। उसके बाद GPT 2, 3, 4, 5 और अभी 6 लॉन्च करने का प्रिपरेशन। अब उसमें क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, फ्री है। तो पहला स्टेप अगर किसी को पता रहता है कि हाँ कि स्टार्टिंग पॉइंट बता दो बाकी मैं कर लूंगा, देख करते हो, तो यहाँ पे भी यही होता है। एआई में कौन सी फील्ड में किस तरीके से एक्सप्लोर करना है किसी को भी आइडिया नहीं होता, है ना। तो जो दिन रात इसमें रहता है उसको आइडिया रहता है, तो वो क्या करता है कि अपना स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे देता है ओपन सोर्स में, उसी में क्या करते हैं सारे लोग ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिसर्च पेपर्स। तो इसमें जो हमारा पहला एआई का कंट्रीब्यूशन था वो गूगल ने दिया था, ठीक है। गूगल का जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर का रिसर्च था उन्होंने ही दिया था, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर क्या था, जो आप जीपीटी यूज करते हो वो, ठीक है। तो जीपीटी में क्या थे, ट्रांसफॉर्मर में भी दो पार्ट थे, एक बर्ड था और एक जीपीटी था। दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। बर्ड अलग तरीके से काम करता है और जीपीटी अलग तरीके से काम करता है ना। तो गूगल ने क्या किया था, बर्ड पे अच्छे से काम करवाया था, ठीक है। जैसे गूगल ट्रांसलेशन देखते हो, देन आप क्या करते हो अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हो, तो गूगल का क्या था सबसे पहला था और सबसे ज्यादा एक्यूरेसी उसी की भी थी, है ना। तो वो बर्ड के बेस पे था, ठीक है। अब वही क्या किया, दूसरी कंपनी ने जीपीटी के बेस पे अच्छे से काम किया, रिसर्च किया, अंदर उसी के बेस पे क्या है आज चैट जीपीटी देख लो, ठीक है। तो कौन किस फील्ड में काम करेगा वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये समझ में आया कि मॉडल क्यों फ्री होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास मॉडल होगा साइज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसको रन करना है तो आप क्या कर सकते हो, अपना लोकल लैपटॉप में भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कम एमबी वाला करोगे थोड़ा सा एक्यूरेसी कम रहेगा, ज़्यादा वाला करोगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगा। दूसरा कि ये कितना फास्ट होगा ये आपके हार्डवेयर पे डिपेंड करेगा, कि अगर आपको मिली सेकंड में आंसर चाहिए तो आपका हार्डवेयर फास्ट होना चाहिए। आपको अगर मिनट लग रहा है मतलब आपका हार्डवेयर क्या स्लो, कि आप अपने हार्ड डिस्क में भी इसको चला सकते हो नो प्रॉब्लम, लेकिन जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके थ्रू, अगर आपको कोई भी इमेज जनरेट कराना रहेगा तो वो भी करवा सकते हैं, लेकिन क्या होगा जो साइज है इमेज का वो क्या करता है, पहले वो इमेज के बेस पे सारी चीज़ें ऐड करता है, फिर आपस में रेंडर करता है। और रेंडर का मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट, कि रेंडर आपका क्या होता है जीपीयू में फास्ट होता है ना। तो रेंडरिंग सॉफ्टवेयर जैसे 3D मूवीज बनती है, एनिमेशन मूवी बनती है, एक एक मिनट का वीडियो जो वो बनाते हैं उनको कितना मिनट लगता होगा रेंडर करने में, जबकि उसके पास क्या है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हुई होती है, तो उसको भी लग जाते हैं 2 से 3 दिन, ठीक है। तो वो क्या करते हैं अगर पूरा फुल मूवी बना रहे हैं तो उसको महीना भर लग जाता है रेंडर होने में, ठीक है। तो वो रहता है। तो क्योंकि जितना अच्छे से रेंडर होगा उतना अच्छा क्वालिटी होगा, और जितना अच्छा क्वालिटी होगा उतना ज़्यादा यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है। सर जैसे कि मैं इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट पास कर रहा हूँ, क्या वो इमेज जनरेट हो चुकी है और सेम वही दोबारा मैं कर रहा हूँ तो सेम इमेज जनरेट होगी या फिर कोई अलग टाइप की हो जाएगी? वो थोड़ा सा अलग प्रॉम्प्ट पास करोगे थोड़ा सा वो रैंडम होता है, कि वो क्या करता है पैटर्न, फॉर्म को 2 बार आप करोगे तो अलग होगी या फिर चेंजेस कर देता है। चेंज करना वो है रैंडम। देखो उसका सिंपल है, आपने जो प्रॉम्प्ट पास किया वो जाएगा इसके पास, वो देखेगा वो प्रॉम्प्ट और इसमें वो पैटर्न दोनों मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे कर देगा। दोबारा वो सर्च करने के लिए जाता है तो क्या होगा कि इधर उधर से सर्च करेगा, फिर क्या करेगा दोबारा कुछ ना कुछ नया चीज ऐड, ठीक है। तो वो रहता है प्रॉम्प्ट के बेस पे। जैसे आपने गूगल का जो अभी नया आया था कौन सा, बनाना, नैनो, हाँ याद है। नैनो बनाना, हाँ, ठीक है ठीक वो क्या करता है, है। वो भी इमेज जनरेट करता है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें ये डिफरेंस है कि जो आपका इमेज रहेगा, जो आपने अपना फोटो डालोगे वो फोटो कभी भी चेंज नहीं करेगा। बाकी चीजें वो चेंज करता रहेगा लेकिन आपका फोटो वो चेंज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उस मॉडल को हमने उसी तरीके से डिजाइन किया है। लेकिन चैट जीपीटी में अपना फोटो डालोगे बाकी चीजें भी डालोगे ना तो क्या करेगा आपका फोटो भी चेंज कर देता है ना। लेकिन वही क्या करेगा नैनो बनाना नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ एक ही काम के लिए रखा है कि ये मेरा इमेज है जो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए मेरा फोटो। उसके अलावा बैकग्राउंड हो गया, मेरे क्या होंगे टेक्सचर्स हो गए,
मेरे क्या होंगे, पोजीशंस हो गए, मेरे जो चीज टेक्सचर्स हो गए, वो सारा चीज चेंज होना चाहिए बस। लेकिन इमेज क्या होगा, मतलब जो हमारा फेस है वो एज इट इज दिखना चाहिए जो मैंने अपलोड किया है। तो ये डेटा लेता भी जैसे हमने, मान लो आपने जो बोला कि वो इमेज के बेस पे लेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में क्या करा है, तो आपके इमेज को भी सही से नहीं बना पा रहा है, तो गूगल क्या बोलेगा कि आप मुझे फीडबैक दो, या तो आप अपना मुझे इमेज दे दो, है ना। वो टर्म एंड कंडीशंस में क्लिक करते हैं तो वो ले लेते हैं, कि ताकि जो रिजल्ट आया और जो आपका इमेज है हम एक बार मैच करवा के देख सके अपने मॉडल का, कि वहां पे क्या एक्यूरेसी दे रहा है, ताकि क्या हो कि आपके ही इमेज से क्या करेंगे हम, मॉडल को और अच्छे से ट्रेन कर लेंगे। ठीक है, हम बताएं कि ये इमेज है और आपने ये जनरेट किया, वो गलत है। आप क्या करो, ये इमेज है, इसके बेस पे इसी तरीके से अलग तरीके में जनरेट करो। तो वो क्या होता है कि हम उसको क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। ठीक है, और वो फीडबैक के लिए क्या होगा, आपका ही डेटा यूज करता है। इसीलिए क्या रहते हैं, जितने भी एआई रहते हैं बड़े बड़े कंपनी के, स्टार्टिंग में फ्री रखते हैं, ताकि क्या हो, आप यूज करोगे, आपका डेटा जाएगा, वो अच्छे से इंप्रूव हो पाएगा। क्यों, क्योंकि शुरू में क्या करेगा, वो गलतियां करेगा, लेकिन जैसे आप डेटा दोगे, बताओगे फीडबैक के थ्रू, तो वो क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। जिस तरीके से एज ए ह्यूमन हम लोग करते हैं। ठीक है? तो वही चीज रहता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं ना कि एआई क्या करता है, हमारा डेटा लीक करता है। क्यों करता होगा, क्योंकि उसको सीखना रहता है। और सीखना क्यों रहता है, क्योंकि कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि जितना अच्छा हमारा क्वालिटी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, दो रीजन थे डीप लर्निंग आने का, लेकिन उसके साथ दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज भी आए। पहला, डेटा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, कंप्यूटेशन पावर भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ हमें मिलेगा कहाँ पे, तो डेटा कहीं से भी आप इंटरनेट पे देखो तो आपको आराम से मिल जाता है। ठीक है, जैसे केगल पे ही गए और केगल पे किसी को भी उठा लेते हैं, मान लो यही उठा लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, और इस कॉम्पिटिशन्स के लिए जो डेटा चाहिए आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, और डेटा का साइज इन्होंने ज़्यादा नहीं दिया है डेटा, या तो ये होगा कि डेटा भी आपको खुद से इसमें डालना पड़ेगा। प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन्स, ये गूगल का है, तो देखते हैं इसमें तो डेटा में भी ज़्यादा डेटा नहीं है इसके पास भी, 97 लिखा है, या तो फिर मैं, कि मान लो इमेज से रिलेटेड जो डेटा रहता है ना, वो ज़्यादा आपको अच्छा से मिलेगा। और यहाँ से मैं डेटा सेट उठा डेटा कार्ड, इसमें भी ज़्यादा नहीं है मतलब ऑन एन एवरेज आपके पास क्या होगा, इसमें 30-40 GB तक का डेटा आराम से मिल जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व करना चाहते हो और उसमें डेटा किस टाइप का है। तो ज़्यादातर आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ तो तो मेरे प्रोफाइल विजुलाइजेशंस, डेटा सेट, कोड, कलेक्शंस, मान लेते हैं अभी यही है। इसका डेटा देखोगे तो ऑन एन एवरेज हमारा क्या है, 1 GB का रहता है। ठीक है, कि 1 GB तक का डेटा रहेगा, और ये 1 GB प्रॉपर क्या है, सिर्फ इमेज है। ठीक है, तो जब आपके पास 1 GB का इमेज रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, और ऑन एन एवरेज जब हम लोगों ने नॉर्मल में किया है तो उसको लग जाते थे 40 से 45 मिनट, जो नॉर्मल सीपीयू में कर रहे थे। यही सर जीपीयू में कर रहे थे तो कितना लग रहा था, 15 मिनट। ठीक है, और जीपीयू कहाँ से मिलता है आपको, तो पहला, कॉलब से आप ले सकते हो, कॉलब में कितने जीबी तक का जीपीयू मिलता है, और दूसरा कैगल से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लो मैंने कैगल का भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ से मैं कोड को ओपन करूँगा, ये कोड, और यहाँ से भी। तो हम लोग जो भी चीज़ें करेंगे बेसिक लेवल पे आप अपने लैपटॉप में कर सकते हो, जिसका जीपीयू होगा वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, उसमें नहीं प्रॉब्लम है। दूसरा, आप कॉलब का यूज़ कर सकते हैं। कॉलब में कहाँ पे दिखता है कि कितने हमारे पास होंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे एलोकेटिंग रन टाइम, तो ये कनेक्ट करेगा
और आप अपना यहाँ पे जीपीयू चेंज कर सकते हो। चेंज ऑब्जेक्ट्स, चेंज रन टाइम, और यहाँ पे देखोगे आपके पास है सीपीयू है, जीपीयू है, एंड देन लेटेस्ट जो हमारा होता है टीपीयू होता है। ठीक है, टीपीयू का तो थोड़ा सा टेंसर के बेस पे होता है और ये फास्ट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल जीपीयू के बेस पे मैं दिखाना चाह रहा था कि कितना ये फ्री में देता है। और ये जो फ्री में देता है वो 100 आवर्स के लिए देता है, कि एक महीने में आप 100 घंटे ही यूज कर पाओगे फ्री में। ठीक है, तो इन्होंने जीपीयू कितना दिया है, 15 GB तक का दिया है ना। 15 GB का अगर आप लेने जाओगे तो कितना कॉस्ट पड़ेगा, अप्रोक्स 1 लाख का पड़ता है। ठीक है, और यही चीज हमें कैगल भी देता है। ठीक है, कैगल का भी देखोगे तो इसका मैं भी, और यहाँ पे दिखेगा जैसे स्टार्ट होगा तो यहाँ पे भी आपको जीपीयू का दिखेगा। कैगल किसका है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है। गूगल कॉलर किसका है, इतना तो पता है। तो दोनों, अच्छा इतना एमबी क्यों फ्री देते होंगे वो, है क्योंकि आप कॉलर में जो भी चीजें करते हो वो सारा चीज वो स्टोर करके रखता है, समझ में आया? और उसके बेस पे उसके जो काम के रहते हैं वो रखता है, और जो काम का नहीं रहता है वो रियल टाइम में ही डिलीट होता है, समझ में आया? तो कोई किसी को फ्री में नहीं देता। कि मान लो आप कोई नया एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, वो चीज़ क्या है आप अपने बेसिस पे कर रहे हो, तो वो चीज़ क्या होगा कि आपके पास रिसोर्स नहीं है तो यहाँ पे आ रहे हो, तो उसके बेस पे क्या करता है ये अपना रखे। तो इन्होंने रैम दिया है, तो रैम कितने का दिया है, तो 30 GB तक का रैम दिया हुआ है। सीपीयू कितने का दिया है अभी पता नहीं, उसमें थोड़ा सा चेंज कहीं ना कहीं तो दिखेगा आपको। तो क्लोज, तो हार्ड डिस्क भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। हार्ड डिस्क कितने का दिया है, तो 57 GB तक का दिया है। और ये सारी चीज़ जो होती है वो रन टाइम का होता है। रन टाइम का मतलब ये दिख रहा है कि आपको यहाँ पे भी जीपीयू का T4 वर्जन दे रहा है, जीपीयू का P100 दे रहा है, जीपीयू का V5E दे रहा है। ये क्या होता है, वेरिएंट होते हैं। T4 लेटेस्ट वर्जन के बेस पे होता है। P100 वो क्या होता है कि आप 100 GB से एक्स्ट्रा में जाते हो ना जीपीयू का, तो वो होता है। देन T5 हमारे पास क्या होता है, एसएसडी के बेस पे होता है सारी चीज़ें। तो आप इसमें से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। बाकी इन्वायरमेंट तो ये क्या है, आपको जीपीयू नहीं देगा, क्योंकि सारे क्या है डिसेबल है। अगर आप इसके यूज़ करना चाहते हो तो फिर इसको क्या होता है, कुछ अमाउंट देना पड़ता है। यही चीज़ आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। कहाँ से, तो किसी भी क्लाउड से। अगर मैं देखूंगा जीपीयू प्राइसिंग क्लाउड, ऑन करिए, तो पहला यहाँ से भी मैं सर्च कर सकता हूँ, और इसको एआई मोड पे भी कर सकता हूँ। एआई मोड पे क्यों करते हैं, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट से क्या करेगा, निकाल के दे देगा, और प्लस आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से दिखा सकते हैं। ये दिख रहा है कि ये अलग अलग कंपनी है जो क्लाउड आपको देती है जीपीयू के बेस पे, और उसके बेस पे क्या होता है, पर आवर चार्ज होता है। दिख रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, एक जीपीयू मिलेगा, उसके बेस पे क्या होगा, $6 पर आवर्स, जो क्या है गूगल करता है। इसी तरीके से एज्योर, इसी तरीके से AWS। ठीक है, आप इसमें देखोगे कि जो AWS है 8 GB देगा, और हर एक जीपीयू कितना होगा, 40 GB का होगा, लेकिन पर आवर चार्ज भी क्या है, सबसे ज्यादा है, $32। इसी तरीके से क्या है कि आप क्या करते हो, NVIDIA का RTX 49 जो मिनिमम होता है वो आप यूज करोगे तो आपको मिनिमम प्राइस पड़ेगा। वही चीज आप क्या करते हो, NVIDIA का लेटेस्ट वर्जन 6000 में जाते हो, आपको क्या मिलेगा, प्राइस थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। इसी तरीके से अलग अलग चीजें आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो एआई हमारा फ्री है, लेकिन अगर आपको यूज करना है रेगुलर टाइम के बेसिस पे तो आपको जीपीयू या तो खुद का खरीद के रख लेते हो तो उसमें भी पैसा लगता है, क्लाउड में करोगे तो उसमें भी लगेगा पैसा। तो हमें किस में करना चाहिए, अगर खुद का कोई स्टार्टअप या कुछ भी कर रहे हैं तो क्लाउड। मान लो तुम्हारा जो स्टार्टअप है वो नहीं चला, तो वो जो तुम जीपीयू खरीदोगे क्या होगा, रखा रह जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज जो तुम जीपीयू खरीद रहे हो 24/7 रन कर सकते हो, पहला ही एडवांटेज मिलता है। लेकिन क्लाउड क्या करता है कि जितना यूज हो रहा है, अगर वो 2 सेकंड के लिए यूज हुआ है तो 2 सेकंड का ही चार्ज करेगा, अगर वो 10 सेकंड के लिए यूज हुआ तो 10 सेकंड का ही चार्ज करेगा। ऐसा रहता है उसमें। तो उसमें क्या रहता है, और अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज। तो जो क्लाउड इंजीनियर्स रहते हैं उसका काम ही यही रहता है कि हम जितना यूज कर रहे हैं, जितना कम से कम यूज कर सकते हैं उसको क्या करो, ऑप्टिमाइज करो। तो उससे क्या होगा, पैसा कम लगेगा। अगर मेरा पैसा कम लगेगा तो सामने वाले से मैं क्या करूंगा, पैसे भी कम चार्ज, है ना। तो सब क्या करते हैं, एआई टूल्स तो बना लेते हैं, उसमें क्या रहता है, लेकिन जो प्राइसिंग का रहता है वो मार करता है। ठीक है,
तो बाकी फिर अगर आप बेस्ट इंजीनियर रखते तो वो भी तो पैसा लेगा फिर, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं उसमें, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कि 6 महीने में तुम प्रोडक्ट मेरा बना दो, उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। समझ में आया। तो आजकल जो एआई के बेस पे जितने भी रोल आते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस में ये एक बेनिफिट रहता है कि जितना पैसा मांगोगे उतना दे सकते हैं। दूसरा ये रहता है कि वो 3 4 महीने 6 महीने तक ही मिलेगा। उसके बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कब मिलेगा वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा और मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आया? तो हर एक चीज़ का प्रो एंड कॉन्स होता है। अब हम लोग एआई में, इतना बहुत है। अच्छा आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो सिंपल आपको एआई, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और एआई तीनों में डिफरेंस पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है अभी भी? मतलब लेट आ गया है, 2 घंटे लेट आए हो। एक मिनट। एमएल, डीप लर्निंग और एआई इस तरीके से चलता है, ठीक है। रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड की है, कोई नहीं। बेसिक में बता देता हूँ तुरंत। एमएल जो होता है हमारा कोर होता है। कोर का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे सारी चीजें आप स्क्रैच से करते हो, वहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होगा, कि आप यहाँ पे सारी चीजें खुद से करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या था एमएल में, कि आपको हर एक डेटा के लिए क्या करना पड़ रहा था कि अलग अलग एल्गोरिदम याद रखने पड़ते थे। पहला ये था। दूसरा कि इसमें फीचर सिलेक्शन खुद से करना पड़ रहा था, जो क्या होगा ह्यूमन के लिए जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा तो क्या होगा, टाइम टेकन हो जाएगा। तो उस टाइम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो मशीन से ही क्या कर सकते हैं, फीचर सिलेक्शन करवा सकते हैं, है ना। दूसरा, डेटा भी हमारे पास अब अच्छा खासा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, डीप लर्निंग में स्विच किया, ठीक है। डीप लर्निंग में क्या फिर क्या हुआ, एडवांटेज तो आया लेकिन इसके साथ डिसएडवांटेज। क्या, डेटा ज्यादा चाहिए था तो वो हमारे पास मार्केट में है, लेकिन कंपटीशन ज्यादा चाहिए तो जिसके पास पैसा है वही क्या कर सकता है, इसका यूज कर सकता है। तो हमारे पास रिसोर्स के बेस पे आया। तो क्या हो गया, ये दो चीजें आ गई। अब इसके बेस पे क्या था, इसका यूज करके आप क्या करते हो, एक एप्लीकेशन बनाते हो, है ना। जैसे आपका अभी चैट जीपीटी यूज करते हो वो क्या है, एक वेबसाइट है, या तो फिर मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो जैसे उसका क्या है, कोई यूजर यूज कर रहा है, ठीक है, उसके बेस पे इनपुट डाल रहा है, उसको आउटपुट मिल रहा है और वो सही मिल रहा है, तो वही हमारा एआई होता है। तो एआई इज नथिंग, इट इज अ टूल और सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो क्या करता है, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग से मिलके बनता है, ठीक है। जो बनता है उसको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग बोलते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या था, वो एआई होता है, ठीक है। तो एआई वैसा कुछ है नहीं। एआई बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट है जो आप यूज करते हैं। फुल क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आप जो भी चीजें पूछ रहे हो वो मशीन से पूछ रहे हो और मशीन से आपको आंसर कर रहा है, ठीक है। और ये मशीन कैसे आंसर कर रहा है, उसको सिखाया गया है। कैसे सीखा है वो, तो डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग की हेल्प से, ठीक है। तो यही पूरा होता है। अब डिफरेंस समझ में आया। तो एआई क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर होता है जो क्या होता है, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के आपको आंसर करता है, ठीक है। अब वो बनता कैसे है, तो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की हेल्प से। अगर ऑनलाइन जो DL करते हैं वो मशीन करते हैं। जो भी हम डीप लर्निंग में काम करते हैं वो सारा मशीन लर्निंग का ही होता है। लेकिन हमने बताया मशीन लर्निंग का एडवांटेज डिसएडवांटेज जो था